सो फाइनली आज है हमारा एलएलपी का सेकंड लेक्चर। फाइन। और हमारे आज के इस लेक्चर का क्या टारगेट रहने वाला है, पहले जरा उस टारगेट को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला टारगेट हमारा रहेगा कि हम अपने प्रीवियस लेक्चर को रिवाइज करेंगे, एक क्विक रिवीजन देंगे उसको। एंड देन उसके बाद आज की हमारी क्लास में हम लोग एक तो सीखेंगे कि एक एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन कैसे होता है, दूसरा हम सीखेंगे कि एलएलपी एंड अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या डिफरेंस है, एंड तीसरा हम सीखेंगे कि एक जो एलएलपी है फाइनली अगर उसको वाउंड अप करना है तो ऐसे कौन कौन से सर्कमस्टांसेस हैं, ऐसी कौन कौन सी सिचुएशंस हैं जब आप इसको फाइनली एंड करने जा रहे हैं। आपने बिजनेस को स्टार्ट किया, लाइक आपने मनी, पैसा, एनर्जी, सब कुछ मतलब अपने एफर्ट्स, अपनी एक्सपेक्टेशन सब कुछ इन्वेस्ट किया, प्रॉपर आपने एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन किया, अब आप फाइनली उसको एंड करने जा रहे हो। सो व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस जिसकी वजह से आप लोग अपनी एक एलएलपी जो है उसको आप वाइंडिंग अप में लेकर जाते हैं। ये आपके आरटीपी 2020 का क्वेश्चन भी है। सो हाय एवरीवन, दिस इज सीएस नीति रहीम एंड लेट्स स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर। तो हमारी आज की क्लास का लेक्चर क्या है, सबसे पहले हमको रिवाइज करना है अपना प्रीवियस लेक्चर, एक क्विक रिवीजन देंगे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको क्या करवाया था, मैंने थोड़ा सा आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिया था एलएलपी का। दूसरा, मैंने आप लोगों को एलएलपी के जितने भी फीचर्स हैं, राइट, वो मैंने आपको कवर करवाए थे। मैंने आपको बताया था कि जब जब आप लोगों की ये सारे फीचर्स किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में होंगे तो मान लो जी वो एलएलपी है, और अगर वो एलएलपी है आप लोगों की तो उसके ऊपर बच्चे कौन सा एक्ट अप्लाई होने वाला है, द एलएलपी एक्ट 2008। द एलएलपी यानी कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। ये जो आप लोगों का चैप्टर है ना, इस चैप्टर के अंदर टोटल 81 सेक्शंस हैं और इसके अंदर टोटल 4 शेड्यूल्स हैं। दिस चैप्टर came into force, this act came into force on 7th of January 2009 and it is applicable all over the India. Okay, and the name is actually the Limited Liability Partnership Act 2008. अब सुनना बात को बहुत ध्यान से। अब अक्सर ये बात आती है कि मैम पार्टनरशिप में और एलएलपी में क्या डिफरेंस है। डेफिनेटली बेटा आज हम वो कवर अपना करने ही वाले हैं, मगर मैं एक चीज बता दूं, एलएलपी क्या है, आपकी एडवांस लेवल की पार्टनरशिप है। देखो, जो एक ट्रेडिशनल पार्टनरशिप है, जो एक पुरानी पार्टनरशिप है, राइट, उसके केस में क्या होता है, आपके सभी पार्टनर्स की लाइबिलिटी ना अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड का मतलब क्या, कि आपके अगर पार्टनर्स को अपने पर्सनल एसेट्स भी अटैच करने पड़े ना तो वो करने ही होंगे एट एनी कॉस्ट, और आपकी फर्म की लाइबिलिटीज को पे ऑफ करना पड़ेगा। मगर एलएलपी के केस में बेटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एलएलपी के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी म्यूचुअल एजेंसी होगी बट ओनली टुवर्ड्स दी एलएलपी, नॉट टुवर्ड्स दी अदर पार्टनर्स। नॉर्मल पार्टनरशिप में तो क्या होता है, आपके सभी पार्टनर के कर्मों के लिए दूसरे पार्टनर्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, है ना। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द अदर पार्टनर्स ऑल्सो, बट दैट इज नॉट द केस इन द एलएलपी। एलएलपी के केस में आपके जो भी पार्टनर्स होंगे, जो भी ओनर्स होंगे ना, वो दे आर लाइबल टुवर्ड्स द एलएलपी, नॉट टुवर्ड्स द अदर पार्टनर्स। अभी हम इन डिटेल अपना कवर करेंगे इसके पूरी लाइबिलिटीज को, ठीक है। तो रिवाइज हम लोगों ने क्या क्या किया, एक तो 7th of January 2009 को ये एक्ट आप लोगों का आया, एंड इस एक्ट का नाम है एलएलपी एक्ट 2008। इस एक्ट के अंदर जो पूरा कंटेंट है वो क्या कंटेंट है, दिस एक्ट हैज 81 सेक्शंस एंड 4 शेड्यूल्स। 81 सेक्शंस एंड 4 शेड्यूल्स। अब बात आती है नेक्स्ट हमारी कि ये जो आप लोगों का एलएलपी है ना, इस एलएलपी के अंदर ये जो 4 शेड्यूल्स हैं, इन 4 शेड्यूल्स में से सबसे पहला शेड्यूल क्या है, सबसे पहला शेड्यूल है आपका म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ दी पार्टनर्स का। देखो, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज का मतलब क्या होता है कि आपस में आप लोगों के एक दूसरे के टूवर्ड्स भी क्या राइट्स हैं एंड क्या ड्यूटीज हैं। लाइक मैं और आप पार्टनर्स हैं, तो आपकी जितनी भी ड्यूटीज हैं वो मेरे राइट्स हैं, समझ रहे हैं, और आपके जो भी राइट्स हैं वो मेरी ड्यूटीज हैं। तो म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज अगर हम लोग चाहें तो अपनी मर्जी से डिसाइड कर सकते हैं बाय फॉर्मिंग एन एलएलपी अग्रीमेंट। जैसे पार्टनरशिप में था, पार्टनरशिप अग्रीमेंट बना लो, नहीं बना रखा तो पार्टनरशिप एक्ट को फॉलो करो। सेम यहाँ पर है, अपना एलएलपी का अग्रीमेंट बना लो, नहीं बना रखा तो आपको कंपल्सरली इस एलएलपी एक्ट का फर्स्ट शेड्यूल फॉलो करना पड़ेगा, दैट डील्स विद म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स एज वेल एज एलएलपी एंड इट्स पार्टनर्स वेयर देयर इज एब्सेंस ऑफ अ फॉर्मल अग्रीमेंट विद रिस्पेक्ट टू देम। अब मैंने कहा था 4 शेड्यूल्स हैं, मगर ये 4 शेड्यूल में से जो आपके बचे हुए 3 शेड्यूल्स है ना,
These schedules are regarding the conversion of a firm into LLP, प्राइवेट कंपनी इंटू LLP, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी इंटू LLP। तो करेंगे इसको इन डिटेल, अभी आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं होल्ड रहेगा, जैसे कंपनीज के केस में था। कंपनीज के केस में आप लोग कंपनीज एक्ट को तो फॉलो करते ही करते हैं, मगर उसके अलावा आपको सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टाइम पर गाइडलाइंस देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट आपको टाइम टाइम पर रूल्स बनाकर देती है, एंड यू गाइज आर सपोज टू फॉलो देम, राइट। बट पार्टनरशिप में, नॉर्मल पार्टनरशिप में ऐसा नहीं था, लेकिन LLP के केस में ऐसा होने वाला है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द अथॉरिटी टू फ्रेम द रूल्स विद रिगार्ड्स टू द LLP एक्ट 2008, ठीक है, एंड इट कैन अमेंड देम बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट फ्रॉम टाइम टू टाइम। It is also to be noted that the Indian Partnership Act is not applicable to the LLP। अगर ये आपकी पहली क्लास है तो मैं बता दूं कि मैं अभी आपको रिवाइज कर रही हूँ, करवा रही हूँ मेरा जो भी प्रीवियस लेक्चर था LLP के ऊपर, राइट। अभी उसका रिवीजन चल रहा है। अब नीट जो है वो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, आप लोग इसको बस एक बार रीड कर लीजिएगा, ठीक है। अब आती है इसके रिगार्डिंग कि मैम व्हाट डू यू मीन बाय LLP। LLP आप लोगों का एक इस तरीके का एक कॉर्पोरेट व्हीकल है दैट कंटेन्स द एलिमेंट ऑफ बोथ द कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर एज वेल एज ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म। जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था कि LLP इज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द एडवांटेजेस a company is having and a normal partnership firm is having। Okay, so now LLP के रिगार्डिंग इसका मीनिंग जो है अब ये देख लीजिएगा आप लोग। LLP इज अ न्यू फॉर्म ऑफ बिजनेस लीगल एंटिटी विद अ लिमिटेड लायबिलिटी। अब अगर इस LLP को और भी प्रॉपर तरीके से जानना है, समझना है, तो मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में भी कि बच्चे हमें LLP के ना साइलेंट फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, या फिर मैं इसको एसेंशियल्स भी कह सकती हूँ, क्योंकि अगर ये सारे फीचर्स किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में मिल जाए तो समझ जाना कि वो LLP है। देखो वैसे तो नाम से पता लग जाएगा, क्योंकि जब भी आप LLP का बिजनेस करते हो तो जो भी आपने नाम डिसाइड आपको मिला है ना, रजिस्ट्रार की तरफ से आपको जो भी नाम मिला है, उस नाम के पीछे या उस नाम के नीचे आपको या तो शॉर्ट फॉर्म में LLP लिखना पड़ता है, या फिर आपको कंप्लीट L लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप लिखना पड़ता है। तो वैसे तो आप नाम देखकर ही पहचान जाओगे कि अच्छा जी ये तो हमारी LLP है। जैसे पब्लिक कंपनी के पीछे लिमिटेड, प्राइवेट के पीछे प्राइवेट लिमिटेड, समथिंग लाइक दैट, राइट। LLP के केस में क्या होता है, LLP के केस में नाम के पीछे LLP लगता है, ठीक है। समथिंग लाइक दैट मैंने वर्ड इसलिए बोला बिकॉज सभी कंपनीज के नाम के पीछे लिमिटेड वर्ड नहीं लिखता, लाइक NPO अनलिमिटेड कंपनी, NPO भी है। सेकंड मेरी अनलिमिटेड कंपनीज भी है जिनके नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड अनलिमिटेड वर्ड इस्तेमाल नहीं होता है, राइट। चलिए अभी वो कंपनीज एक्ट उसको छोड़ के वापस से LLP पर आते हैं। LLP के फीचर्स में सबसे पहला मैंने फीचर आपको करवाया कि LLP क्या है, इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। What do you mean by the term called LLP? It is a body corporate which is formed and incorporated under this act and it has got a separate legal entity from that of its partners। कर चुके हैं। Second point, partners में come, partners में go, LLP goes on forever। जैसे कंपनी में आपके मेंबर्स होते हैं ओनर्स, पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स होते हैं, एंड एज आई टोल्ड यू LLP इज एन एडवांस वर्जन ऑफ नॉर्मल पार्टनरशिप, राइट। इसीलिए यहाँ के सारे ओनर्स का नाम पार्टनर ही रखा गया है। जैसे नॉर्मल पार्टनरशिप में सभी पार्टनर्स के पास राइट होता है, दे हैव गॉट अ राइट टू बी कंसल्टेड, दे हैव गॉट अ राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। इन द सेम वे LLP में भी आपके सभी पार्टनर्स के पास राइट होता है टू पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, दे हैव गॉट अ राइट टू बी कंसल्टेड। समझ रहे हैं? बस फर्क इतना है कि लीगल कंप्लायंसेस की जिम्मेदारी जिसके ऊपर डाली जाती है ना, उन पार्टनर्स, मतलब सारे पार्टनर्स हैंडल कर सकते हैं, और उन्हीं पार्टनर्स में से जो भी मैनेजमेंट आपकी हैंडल कर रहे हैं, उन्हीं पार्टनर्स में से जिसके ऊपर लीगल कंप्लायंसेस आप डाल देते हो, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी कि भाई मानो 5 पार्टनर्स हैं, है ना, और कल को अगर कोई भी कानूनन आपने फॉर्मेलिटीज फुलफिल नहीं करी, लीगल फॉर्मेलिटीज आपने फुलफिल नहीं करी, तो ये 5 में से 2 को पकड़ लो, इनकी पेनल्टी होगी, इनसे पेनल्टियां चार्ज होगी, इनको इनसे इनके ऊपर फाइन्स लगेगा, और अगर इम्प्रिजनमेंट की जरूरत पड़ी तो यही जाएंगे, यानी कि कौन, हमारे डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, एज आई टोल्ड यू। नेक्स्ट आता है सेपरेट लीगल एंटिटी। जैसा मैंने बताया, इन अदर वर्ड्स क्रेडिटर्स ऑफ द LLP शेल बी द क्रेडिटर्स ऑफ द LLP अलोन। पार्टनरशिप फॉर्म में क्या था, बोलो आप, एक आपका थर्ड पार्टी जो है ना वो इंडिविजुअल पार्टनर के अगेंस्ट भी केस फाइल कर सकती है, बट दैट इज नॉट द केस ऑफ द LLP। फोर्थ पॉइंट आता है म्यूचुअल एजेंसी। भाई म्यूचुअल एजेंसी है, यहाँ पर भी है, मगर
पार्टनर्स की एक दूसरे के लिए नहीं है, इट इज ओनली टूवर्ड्स दी एलएलपी। एलएलपी कोई भी काम कर रही है उसके लिए आपका पार्टनर लाइबल है, समझ रहे हैं? एलएलपी कोई भी काम करेगी उसके लिए आपका पार्टनर लाइबल है, मगर पार्टनर की लाइबिलिटी भी कहीं ना कहीं यहाँ पर लिमिटेड ही हो जाएगी। कैसे? जो भी उसका अग्रीड कॉन्ट्रीब्यूशन है बस उसके हिसाब से। अभी हम रिलेशनशिप पढ़ेंगे पार्टनर का एलएलपी के साथ, है ना, पार्टनर्स का दूसरे पार्टनर्स के साथ, तो भी हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एलएलपी का अग्रीमेंट, एज आई टोल्ड यू, इट इज कंपल्सरी टू फॉर्म इट। इफ यू आर नॉट हैविंग इट, then it is you have to form that particular schedule 1, right, which is given in the LLP Act 2008। तो यानी कि नॉर्मल पार्टनरशिप में तो क्या होता है, एक्ट अग्रीमेंट बना हुआ है तो भी ठीक है ना, नहीं बना हुआ है मतलब अग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, अग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है, नहीं बना हुआ तो पार्टनरशिप एक्ट को फॉलो करो। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, अग्रीमेंट बनाना है बनाओ, लेकिन अगर अपने आप से बनाओगे तो ओरल नहीं बनेगा, रिटन ही बनेगा। अपने आप से बनाओगे तो ओरल नहीं बनेगा, रिटन ही बनेगा। अगर वो रिटन अग्रीमेंट भी आपने फॉर्म नहीं कर रखा है ना, तो ये मानकर चलेंगे कि आप सभी पार्टनर्स की एलएलपी के टूवर्ड्स एंड टूवर्ड्स ईच अदर जो भी राइट्स या ड्यूटीज है, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज, दे आर टू बी गवर्न्ड बाय फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द एलएलपी एक्ट 2008। आर्टिफिशियल पर्सन, अच्छा जी हमने बता दिया, लाइक एनी अदर नॉर्मल पर्सन, एक नॉर्मल इंसान क्या कर सकता है, लाइक मी, व्हाट आई कैन डू, मैं प्रॉपर्टी खरीद सकती हूँ, बेच सकती हूँ, मैं किसी के अगेंस्ट केस फाइल कर सकती हूँ, कोई मेरे अगेंस्ट भी केस फाइल कर सकता है, राइट। मगर 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 मैं जो टीचिंग का ये काम कर रही हूँ, क्या ये नॉर्मल एलएलपी कर सकती है? एलएलपी प्रॉपर्टी परचेज कर सकती है, एलएलपी प्रॉपर्टी सेल कर सकती है, किसी के अगेंस्ट केस फाइल कर सकती है, कोई एलएलपी के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है। तो हम एलएलपी को वैसे एक नॉर्मल पर्सन की तरह लेकर चल रहे हैं, मगर थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी हो जाता है। हम सब जानते हैं एलएलपी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, सो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एलएलपी टू डू दिस टीचिंग जॉब, राइट। एलएलपी तो ये टीचिंग का काम नहीं कर पाएगी ना, उसके लिए आपको नेचुरल पर्सन की ही जरूरत पड़ेगी। फिर चाहे वो आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देखें, चाहे से आप ऑनलाइन लाइव देखें, चाहे जैसे भी देखें, राइट। सो एलएलपी अनडाउटेडली लाइक अ नॉर्मल इंडिविजुअल, it can exercise many rights like a normal individual to buy property, right, to owe a property, to sell a property, to file a suit, like that, समझ रहे हैं? लेकिन उसको आप जेल तो नहीं भेज सकते, it cannot get married, it cannot have any divorce or something like that, and it cannot practice a learned profession like CA or a medicine। वो टीचिंग, डांसिंग, ये सारे काम नहीं कर पाएगी, तो थोड़ा सा तो प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, ठीक है। कॉमन सील एलएलपी में भी जैसे कंपनीज एक्ट में था एलएल आपकी कॉमन सील थी, उसी तरीके से एलएलपी में भी कॉमन सील है आप लोगों की, बट इट इज नॉट कंपलसरी नाउ। अगर है आपके पास, वेरी गुड, गो फॉर इट, यूज इट ऑन ऑल द डॉक्यूमेंट्स वेयर एवर इट इज रिक्वायर्ड। वो एलएलपी पे आपने कॉमन सील लगाया एंड देन अब उसके ऊपर आपके 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स ने साइन भी कर दिया। अब अगर एलएलपी में आपका ये नहीं है कॉमन सील, अगर कॉमन सील नहीं है तो अब जरूरी भी नहीं है लगाना, बिकॉज नाउ इट इज नॉट मैंडेटरी एट ऑल। नेक्स्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी, यानी कि द लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स विल बी लिमिटेड टू देयर अग्रीड कंट्रीब्यूशन। कंपनी में हम कहते हैं मेंबर ने शेयर कैपिटल लगाई है, पार्टनरशिप में मैं वर्ड इस्तेमाल करती हूँ कैपिटल, एलएलपी में ज्यादातर वर्ड इस्तेमाल किया गया है कंट्रीब्यूशन। यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज अ कैपिटल, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट किसके हाथों में होगी? देखो मैनेजमेंट तो सभी हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि जैसे पार्टनरशिप में था, एवरी पार्टनर हैज गॉट अ राइट टू मैनेज द बिजनेस, एवरी पार्टनर हैज गॉट अ राइट टू मैनेज द बिजनेस। लेकिन कल को अगर कंप्लायंसेस नहीं होते तो ज्यादातर एक्टिव पार्टनर को पकड़ा जाता है ना। इन द सेम वे एलएलपी में भी एवरी पार्टनर इज एंटाइटल्ड, they have got the right to manage the business of LLP, but only the designated partners are responsible for the legal compliances। Okay, अब minimum and maximum number of partners मेरे पास कितने होते हैं? Every LLP shall have at least 2 partners, minimum है, maximum का कुछ नहीं पता। और ये जो पार्टनर्स है ना, ये नेचुरल भी हो सकते हैं, कोई बॉडी कॉर्पोरेट यानी कि एक आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकती है, लेकिन इन्हीं पार्टनर्स में से अब आपको डेजिग्नेटेड पार्टनर्स चूज करने हैं, एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर्स भी कम से कम मेरे पास 2 होने चाहिए, एंड दे शुड बी अ नेचुरल पर्सन, ठीक है। कोई नेचुरल आपका पार्टनर है तो वो खुद ही डेजिग्नेटेड पार्टनर बन जाएगा, या फिर अगर आपका कोई आर्टिफिशियल पार्टनर है, बॉडी कॉर्पोरेट लाइक है आपकी, राइट, उसका कोई नॉमिनी आपका डेजिग्नेटेड पार्टनर, एलएलपी का डेजिग्नेटेड पार्टनर बन जाएगा। नेक्स्ट,
लाइक अ नॉर्मल पार्टनरशिप। आपकी एलएलपी जो है, मैं हर चीज एलएलपी या कंपनी से रिलेट करके क्यों समझा रही हूँ, बिकॉज एलएलपी ये जो बना है ना आप लोगों का, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म एंड अ कंपनी, but still it is ruled, it is governed and it is managed by a different act called as Limited Liability Partnership Act 2008। समझ रहे हैं? डिफरेंसेस भी बताऊंगी अभी मैं, तेरे बहुत सारे डिफरेंसेस हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। एलएलपी सिर्फ प्रॉफिट पर्पस के लिए बनाई जाती है। अब देखो प्रॉफिट होता है या नहीं होता है वो बात की बात है, मगर जो मकसद रहता है, जो मकसद रहेगा मेरा, वो क्या रहेगा? दैट इज the essential requirement of forming LLP is carrying on a lawful business with a view to earn the profits. That's it. Now, investigation. सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। अब ये जो एक दो तीन पॉइंट्स ये आ रहे हैं ना, ये पॉइंट्स अब हम कर रहे हैं बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ सिलेबस राइट हियर, मगर ये इन डिटेल्ड नहीं है, राइट? तो हम भी इसको डिटेल में नहीं करने वाले हैं। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो एलएलपी के अफेयर्स को कभी भी इन्वेस्टिगेट कर सकती है। अच्छा, अगर कभी भी आपको अपनी एलएलपी को अमलगमेट करना है, राइट, आपको दो एलएलपीज को अमलगमेट करना है, मर्ज करना है, या फिर इस तरीके से मर्ज करना है कि एक नई एलएलपी बन जाए, या फिर कोई एग्जिस्टिंग एलएलपी खत्म हो जाए, राइट, कुछ भी, कभी भी अगर आपको कॉम्प्रोमाइज करना है या अरेंजमेंट करना है, फॉर दैट पर्पस यू गाइज आर सपोज टू फॉलो द एलएलपी एक्ट 2008। अब नेक्स्ट आती है कि क्या मैम आपकी एक नॉर्मल पार्टनरशिप फॉर्म, एक नॉर्मल कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट हो सकती है? यस, डेफिनेटली हो सकती है। अभी मैंने शेड्यूल्स के बारे में आपको बताया था। एक नॉर्मल पार्टनरशिप फॉर्म को अगर मुझे एलएलपी में ले जाना है, राइट, तो पहले मुझे एलएलपी जो है ना उसके एक्ट के अंदर दिया हुआ सेकंड शेड्यूल फॉलो करना पड़ेगा। एक नॉर्मल प्राइवेट कंपनी को अगर मुझे एलएलपी में कन्वर्ट करना है तो मुझे शेड्यूल थर्ड फॉलो करना पड़ेगा। एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को मुझे अगर एलएलपी में कन्वर्ट करना है देन आई एम सपोज टू फॉलो द फोर्थ शेड्यूल। गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट? This is all about the conversion of the LLP. A firm, private company or an unlisted public company would be allowed to be converted in accordance with the provisions of the LLP Act 2008. E-filing आपकी होगी कहाँ पर होगी? In this particular site, और ये साइट मेरी कौन सी है? mca.gov.in। mca.gov.in मेरी ये जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है ना, यही आप लोगों का जैसे कंपनीज एक्ट सारा इसके थ्रू ही आपका फॉलो अप किया जाता है, उसी तरीके से सारी ई फाइलिंग जो भी होती है वो इसके थ्रू होती है। एलएलपी का भी सारे जो आपके फाइलिंग है, फॉर्म्स हैं, राइट, इनकॉर्पोरेशन करना, अब इसको वाइंडिंग अप में लेकर जाना, वो सारे काम भी आपका इसी मिनिस्ट्री के अंडर आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। अब फॉरेन एलएलपी जो है उसके बारे में भी हम जानेंगे। वैसे तो नाम से ही पता लग रहा है बॉस, फॉरेन एलएलपी का मतलब होता है एक ऐसी एलएलपी which has been incorporated outside the India but it is having a place of business in India like a foreign company, है ना? तो मैम हम इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? Because it is having a place of business in India। तो इसके ऊपर थोड़े बहुत एलएलपी एक्ट 2008 के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे। अब देखो, अगर मैं कहूँ तो हम लोग पिछले 15 से 16 मिनट से हम लोग क्या कर रहे हैं? अपना प्रीवियस लेक्चर रिवाइज कर रहे हैं, जो कि मुझे लगता है बहुत ज्यादा जरूरी है। एक टिप आप लोगों को देना चाहूंगी, जब भी आप लोग अपनी खुद की भी पढ़ाई करने के लिए बैठेंगे ना, आपको यही करना है। मैंने तो फिर भी इन डिटेल कराया आपको। जब भी आप लोग अपना, मानो आपने 2 पेजेस अपने कवर अप कर लिए, थर्ड पेज पर जाने से पहले वो जो 2 पेजेस है ना, उसके जो भी हाइलाइट्स हैं, उसके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सारे पॉइंट्स जो है ना उनकी हेडिंग्स हो गया, इंपॉर्टेंट चीज हो गया, उसको दोबारा से रिवाइज करो और फिर थर्ड पेज पर जाओ। जैसे ही थर्ड एंड फोर्थ पेज आपका हो जाए, फिफ्थ पेज पे जाने से पहले थर्ड एंड फोर्थ पेज जो है उसको एक क्विक रिविजन दो, और इस बार स्पीड में दो। पहले तो आपने इन डिटेल बैठकर उसको पढ़ा होगा, है ना? अब जब आप उसको क्विक रिविजन दो, दैट विल हेल्प यू टू इंक्रीज योर स्पीड ऑल्सो, and that is a kind of a cumulative revision also, which will help you a lot. It will help you to gain the confidence also। ठीक है? अब देखो ये एडवांटेजेस ना मैं आप लोगों को करवाऊंगी कब? जब मैं इनकॉर्पोरेशन करवा दूंगी। अब मैं सेकंड जो मेरा टारगेट था, देखो पहला टारगेट हमने आज अचीव कर लिया मैम, लेक्चर 1 जो था हम लोगों ने रिवाइज कर लिया, है ना? अब हम क्या करने वाले हैं? हम ये तीनों काम करने वाले हैं, और इन तीनों में मैं सबसे पहले आपको एलएलपी और पार्टनरशिप, एलएलपी और लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी जो है ना, उनके बीच का डिफरेंस कराऊंगी। क्यों? देखो,
मैं अब आपको आज क्या करवाने वाली हूँ, सबसे पहले मैं आपको एलएलपी और जो एक नॉर्मल मेरी पार्टनरशिप फॉर्म होती है, इन दोनों के बीच का बच्चे मैं आपको डिफरेंस कराऊंगी, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको एलएलपी एंड एलएलसी, एलएलसी का मतलब क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, ठीक है। अब आप कहोगे मैम कंपनी तो और भी होती है, अनलिमिटेड कंपनी भी होती है मैम हम लोगों के पास। हाँ जी होती है, डेफिनेटली होती है, मगर हमें एग्जैक्ट वो तो देखो साफ पता लग रहा है ना, वहां पर तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। तो फिर एक एलएलपी में और उसके बीच में डिफरेंस जानकर क्या करोगे, क्या करना है, हमें मेन डिफरेंस जानना पड़ेगा इन दोनों के बीच में, क्योंकि एक चीज कॉमन है, दोनों में लाइबिलिटी लिमिटेड है ना। और एलएलपी और पार्टनरशिप में भी मुझे डिफरेंस जानना जरूरी है, क्यों, क्योंकि एलएलपी इज एन एडवांस वर्जन ऑफ अ पार्टनरशिप। तो जरा इन दोनों चीजों के बीच में ना डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट मैं एक बारी, अब मैं निकाल लेती हूँ एक बारी, आप लोग भी आइएगा, ये पेज नंबर है आपका, बहुत सिंपल है एलएलपी आपका चैप्टर, ये आइए पेज नंबर आपका 4.17 एंड ये जो 4.17 आपका पेज नंबर है, इस पर प्लीज मेंशन कर लीजिएगा यहीं पर ही, आरटीपी नवंबर 2018 का ये डिफरेंस है। ये आप लोगों का जो आया है एलएलपी और पार्टनरशिप फॉर्म के बीच का डिफरेंस, ये आपकी 2018 की जो रिवीजन टेस्ट पेपर था उसके अंदर ऑलरेडी ये आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है 5 मार्क्स का, ठीक है। अब देखो हमारे पास बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, और एलएलपी की जो स्कोरिंग रहती है, एलएलपी की जो मार्किंग रहती है ना, वो कितनी रहती है, वो रहती ही है अप्रोक्सीमेटली, मैक्सिमम अगर मैं कहूँ ना 6 मार्क्स, मैक्सिमम आप लोगों का 6 मार्क्स, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो अभी अगर आप खुद सोचिए, अगर ये आपका 6 मार्क्स का, 5 मार्क्स का या 7 मार्क्स का भी अगर ये आ रहा है, मान लो डिफरेंसेस ही पूछ लिया, अभी आपको 5 मार्क्स का आया है तो आपको 7 डिफरेंसेस लिखने हैं। अगर आप सारे डिफरेंसेस जानते हैं ना, तो हमेशा आपको टैबुलर फॉर्म में लिखने चाहिए। लेकिन जैसे अगर आपको डिफरेंसेस नहीं पता है कि डिफरेंसेस मैम कैसे लिखे, क्योंकि ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, तो फिर क्या करोगे, तो पता है क्या करना चाहिए, पैराग्राफ वाइज डिफाइन कर दो। मैं ये थोड़ी सी टिप्स आप लोगों को बीच बीच में इसलिए दे रही हूँ, आई थिंक बिकॉज दे आर गोइंग टू बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। मैंने क्या बोला, अगर दो चीजों के बीच में आपको डिफरेंसेस पता है तो ना टैबुलर फॉर्म में डिफरेंसेस लिखो, टैबुलर फॉर्म में। लेकिन अगर आप लोगों को डिफरेंसेस नहीं पता है तो आप लोग क्या करिए, पैराग्राफ वाइज, पैराग्राफ वाइज जो है डिफरेंसेस लिखिए। जैसे कि अगर मैं आपसे कह दूं कि फ्रॉड में और मिस रिप्रेजेंटेशन जो है इनके बीच का डिफरेंस बताओ, तो बहुत सारे डिफरेंसेस हैं और आप बड़े आराम से लिख पाएंगे टैबुलर फॉर्म में। लेकिन अगर मैं कहती हूँ कि फ्रॉड में और कोअर्जन में डिफरेंस लिखो, तो बाबा दे बोथ आर पोल्स अपार्ट, एक्चुअली दे आर, बट स्टिल यू नो वो एक पॉइंट वाइज, एक एक पॉइंट वाइज डिफरेंस लिखना थोड़ा सा मे भी हो सकता है आपके लिए ट्रिकी हो जाए। तो द बेस्ट वे इज कि पहले आप लोग सेक्शन 15 पूरा का पूरा कोअर्जन डिफाइन कर दो, ठीक है। सिर्फ लीगल प्रोविजन, नो एग्जाम्पल्स, नो एग्जाम्पल्स, एग्जाम में एग्जाम्पल्स लिखने की जरूरत नहीं है अनटिल एंड अनलेस इंस्टीट्यूट आस्क फॉर इट। आपके पास लीगल प्रोविजन ही इतने हैं, आप उनको लिखिए आराम से तसल्ली से। उसके बाद नेक्स्ट एक लाइन छोड़कर नेक्स्ट पैराग्राफ में सेक्शन नंबर 17 यानी कि फ्रॉड पूरा का पूरा आप लोगों को डिफाइन करना है। दिस इज द वे यू गाइज आर सपोज टू हैंडल द क्वेश्चंस which are asking for some kind of differences, some kind of differences, right? अब आइए मैं एलएलपी और पार्टनरशिप फॉर्म के डिफरेंसेस करवाती हूँ, फटाफट से करेंगे, बहुत इजी है हम लोगों का। जहां पर थोड़ा सा भी लगेगा कि नहीं मैम ये पॉइंट ये कुछ बहुत नया है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। एलएलपी चलता है आपका एलएलपी एक्ट 2008 के हिसाब से, पार्टनरशिप चलती है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से। एलएलपी को तो मैं बार बार बोल रही हूँ, इट्स अ बॉडी कॉर्पोरेट। क्यों, क्योंकि मैम इसका ना इनकॉर्पोरेशन कराए बगैर आप इसका बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। लेकिन पार्टनरशिप का क्या है, अभी 1 मिनट बाद शुरू कर सकती हूँ मैं अपनी पार्टनरशिप, बिकॉज इट कैन बी ओरल, इट कैन बी रिटन। इसका रजिस्ट्रेशन कोई कंपलसरी थोड़ी होता है, डिजायरेबल होता है, आ गया याद है ना। सो इट इज नॉट अ बॉडी कॉर्पोरेट बिकॉज इट इज नॉट कंपलसरी टू गेट इट रजिस्टर्ड, बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द एलएलपी इट इज कंपलसरी टू गेट इट रजिस्टर्ड। पॉइंट नंबर 5 भी हो गया, टिक मार्क कर लेना यहाँ पर, प्लीज टिक मार्क कर लेना। registration of partnership is voluntary, only the registered partnership firm can sue the third parties, ठीक है ना।
मतलब पार्टनरशिप फॉर्म का जो रजिस्ट्रेशन है, इस लाइन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, registration of a partnership firm is not compulsory yet it is desirable, but when it comes to LLP, registration is mandatory. LLP can sue and be sued in its own name. नेक्स्ट आती है आपकी जो LLP है, इसका क्रिएशन कैसे होगा? इट इज क्रिएटेड बाय अ लीगल प्रोसेस कॉल्ड एज रजिस्ट्रेशन अंडर द LLP एक्ट 2008. इट इज क्रिएटेड बाय एन अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स. यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर लीगल LLP का तो बकायदा एक लीगल प्रोसेस है, तब जाकर आपकी LLP फॉर्म होती है. जैसे नॉर्मली कंपनी बनती है ना, आपको कुछ फॉर्म्स हैं जो कि रजिस्ट्रार के पास फाइल करते हो, फिर वो रजिस्ट्रार आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देता है. इन द सेम वे LLP का भी पहले आप कुछ फॉर्म्स हैं जो कि रजिस्ट्रार के पास फाइल करते हैं, फिर रजिस्ट्रार आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देता है, तब जाकर LLP बनती है. एज आई टोल्ड यू, इट्स अ बॉडी कॉर्पोरेट, है ना. पार्टनरशिप में ऐसा थोड़ी ना होता है. पार्टनरशिप में तो आप उसको अग्रीमेंट से, आप भी मैं चाहूँ 1 मिनट के अंदर अंदर अपनी पार्टनरशिप फॉर्म कर सकती हूँ. अग्रीमेंट चाहिए बस, बिजनेस अग्रीमेंट. मतलब प्रॉपर ऑफर होगा, प्रॉपर आप लोगों की क्या होगी, एक्सेप्टेंस होंगी, ये सारी चीजें होंगी, है ना. तो ये आपका क्रिएट हो जाएगा. अब आती है बात सेपरेट लीगल एंटिटी की. इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, as I told you, because it is a body corporate. But partnership क्या होती है? It is a group of person with no separate legal entity. Partnership is not a separate legal entity. अब मैंने 4 पॉइंट्स आपको पढ़ा दिए. 5वें पॉइंट पर जाने से पहले, बल्कि मैं 5 पॉइंट्स पढ़ा चुकी हूँ, 6ठे पॉइंट पे जाने से पहले ना, अब हम क्या करेंगे, एक क्विक रिवीजन. मैं आपको ये तरीका बता रही हूँ कि इस तरीके से आपको पढ़ना है. पहले तो मैंने इन डिटेल पढ़ लिया, अब जल्दी से 5 पॉइंट्स को रिवाइज करते हैं, फिर 6ठे पॉइंट पे जाएंगे. रेगुलेटिंग एक्ट LLP के अंदर LLP एक्ट 2008. पार्टनरशिप के अंदर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. सेकंड पॉइंट, LLP इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप इज नॉट अ बॉडी कॉर्पोरेट. सेपरेट लीगल एंटिटी. बेसिस, अब बच्चे पूछते हैं मैम बेसिस लिखना कंपलसरी है? नो, बट प्रोफेशनल लगता है, अच्छा लगता है, आप देखेंगे तो बढ़िया लगता है, राइट. अच्छा, इट इज अ लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्टनर्स. इट इज अ ग्रुप ऑफ पर्संस विद नो सेपरेट लीगल एंटिटी. क्रिएशन, इट इज क्रिएटेड बाय अ लीगल प्रोसेस, इट इज क्रिएटेड बाय एन अग्रीमेंट. रजिस्ट्रेशन ऑफ एन LLP इज मैंडेटरी, रजिस्ट्रेशन इज वॉलंटरी. हो गया, 20 सेकेंड्स भी नहीं हुए और मैंने 5 पॉइंट्स दोबारा से रिवाइज कर लिए. इससे क्या होता है, आपकी ना कंट्रोल रहता है सब्जेक्ट के ऊपर. अब आगे बढ़ने से 5 पॉइंट्स मैंने कर लिया, मैं 5 और रिवाइज कराऊंगी. उसके बाद ना हम ये 10 के 10 पॉइंट्स दोबारा से रिवाइज करेंगे, और उस अभी तो इन डिटेल कर रहे हैं, फिर हम 20 सेकेंड्स में रिवाइज करेंगे. ये तरीका बता रही हूँ आपको धीरे धीरे एक और स्टडी करने का, गाइस. ठीक है. 5वां पॉइंट, परपेचुअल सक्सेशन. आपकी LLP इज अ बॉडी कॉर्पोरेट. परपेचुअल सक्सेशन होती है ना उसके अंदर, पार्टनर्स में कम, पार्टनर्स में गो, LLP गोज ऑन फॉरएवर. यानी कि द डेथ, insanity, retirement or the insolvency of partners does not affect its existence of the LLP. Members may join or leave but its existence continues forever. समझा चुकी हूँ पहले भी. लेकिन पार्टनरशिप के केस में ऐसा था क्या? याद है मैंने पॉइंट लिखवाया था पार्टनरशिप में. पार्टनरशिप के केस में मैंने आपको बताया था, हमने पार्टनरशिप में क्या लिखा हुआ था, अनलेस, एक लाइन आती थी, अनलेस अदरवाइज अग्रीड, या फिर मैं लिखती थी सब्जेक्ट टू अ कॉन्ट्रैक्ट, सब्जेक्ट टू अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर्स, सब्जेक्ट टू अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन दी पार्टनर्स. मैंने क्या सीखा था कि आप लोगों का पार्टनरशिप के केस में, यहाँ पर आपका राइट हैंड साइड में पार्टनरशिप है ना, पार्टनरशिप के केस में आप लोगों की अनलेस अदरवाइज अग्रीड विद द डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ इवन अ सिंगल पार्टनर, whole partnership firm may get dissolved. समझ रहे हैं? It has no perpetual succession. Like 2 पार्टनर है, एक ने रिटायर कर दिया तो दूसरा भी नई पार्टनरशिप को चला पाएगा ना, बिकॉज पार्टनरशिप को चलाने के लिए तो 2 लोग चाहिए ही चाहिए. अच्छा, LLP के केस में अगर कभी भी स्टैट्यूटरी लिमिट आपकी बिलो हो जाती है, मतलब मिनिमम मुझे 2 पार्टनर्स चाहिए LLP के अंदर, अगर वो 2 में से एक ही रह जाता है ना बाई चांस, तब भी आप 6 महीने तक तो बिजनेस चला सकते हैं. आपको 6 महीने का समय मिलेगा, दूसरा पार्टनर एक और ले आओ. हाँ, 6 महीने के बाद नहीं चल पाएगा. यानी कि एकदम आपकी LLP जो है वो खत्म नहीं होने वाली. समझ रहे हो? इट इज नॉट गोइंग टू गेट ओवर. आपकी लीगली बनी है, रिकॉर्ड्स में बनी है, और लीगली ही आप लोगों की खत्म होगी. नेक्स्ट, नेम ऑफ द LLP टू कंटेन
द वर्ड लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर्स एज सफिक्स, नाम के पीछे ऐसे सफिक्स लग जाएगा LLP, लेकिन there are no guidelines. The partners can have any name as per their choice. The partners can have any name as per their choice. बताया था इतनी बात हम लोगों ने। LLP के केस में पता है क्या होता है? LLP के केस में पहली बात तो जैसे कंपनी के केस में होता है, आप नाम जो है आपको नाम मिलता है रजिस्ट्रार से, समझ रहे हैं, उसकी परमिशन से आप नाम रखते हैं। LLP के केस में भी आप रजिस्ट्रार की मर्जी से नाम रखते हैं और नाम के पीछे ये सफिक्स लगाते हैं LLP। पार्टनरशिप के केस में ऐसा कुछ नहीं होता। गेटिंग माय पॉइंट? पार्टनरशिप के केस में ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो एक पॉइंट मैंने अभी क्या नया पढ़ा? परपेचुअल सक्सेशन। एक मैंने पढ़ा नेम। लाइबिलिटी, LLP के केस में आपके पार्टनर्स जो होंगे वो लाइबल होंगे ओनली अप टू दी अग्रीड कॉन्ट्रीब्यूशन, मतलब जितना उन्होंने अग्री किया है बस उतना ही उनका कंट्रीब्यूशन रहेगा, इसके अलावा उनको कुछ पे नहीं करना। हाँ, अगर कोई आपका LLP का पार्टनर बच्चे फ्रॉड कर रहा है तो बाबा उस केस में तो आप उसको नहीं छोड़ने वाले ना, फिर तो उसकी लाइबिलिटी क्या होगी? अनलिमिटेड। लेकिन पार्टनरशिप के केस में पार्टनर्स की लाइबिलिटी तो पहले दिन से अनलिमिटेड होती है ना। लाइबिलिटी देखो क्या लिखा है, पार्टनर क्या लिखा है, liability of each partner is unlimited. It can be extended up to the personal assets of the partners. Next, mutual agency. Each partner can bind the LLP by his own acts, but not the other partners. मैंने कहा था LLP के केस में म्यूचुअल एजेंसी है, but only towards the LLP, not towards the other partners, not towards the other partners. लेकिन पार्टनरशिप के केस में क्या होगा? Each and every partner can bind the firm as well as the other partners by his own acts. वहां पर तो किसी एक पार्टनर ने भी कुछ काम किया ना, पार्टनरशिप के केस में किसी एक पार्टनर ने भी कोई काम किया तो मानकर चलते पूरी फर्म ने किया। लेकिन यहाँ पर अगर आपकी LLP कोई काम करती है, LLP कोई काम करती है, कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाती है, तो उसके लिए बाकी के पार्टनर्स लायबल होंगे। अदरवाइज आप एक दूसरे के इंडिविजुअल एक्ट्स के लिए, चाहे वो बिजनेस पर्पस के लिए ही हो, इंडिविजुअल एक्ट्स के लिए ना, यू गाइज आर नॉट एट ऑल रिस्पॉन्सिबल। गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट आता है आपके डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। LLP के केस में कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होते हैं। ये जो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होते हैं ना, इनका मतलब क्या होता है मैम? ये होते नॉर्मल पार्टनर ही हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, मगर इनके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी होती है। कल को अगर लीगल फॉर्मेलिटीज फुलफिल नहीं हुई तो हम किसकी गर्दन पकड़ने वाले हैं? बोलो तो 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की। बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दी पार्टनरशिप एक्ट, लाइक पार्टनरशिप फॉर्म, ओके, वहां पर तो हमने ऐसा कुछ भी प्रोविजन नहीं पढ़ा। क्या मैंने आपको कोई कुछ वहां पर सिखाया था? डेजिग्नेटेड पार्टनर्स एंड समथिंग लाइक दैट? नो। हमने वहां पे पढ़े थे टाइप्स ऑफ अलग पार्टनर्स, एक्टिव हो गया, स्लीपिंग पार्टनर हो गया, नॉमिनल पार्टनर हो गया, उस तरीके की बातें। और हमने कहा था सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, म्यूचुअल एजेंसी एक टूवर्ड्स ईच अदर है ना, इसीलिए। अब आइए 10 पॉइंट हो गए मेरे। चलो अभी 11वें पॉइंट पर जाने से पहले हम क्या करते हैं, ये पूरे 10 पॉइंट्स दोबारा से रिवाइज करते हैं, देन आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको क्या करवाया? अच्छा, आप लोग अब जब ये रिवाइज करोगे ना तो आप ऊपर से नीचे भी जा सकते हो, नीचे से ऊपर भी जा सकते हो। मतलब मैं आपको जैसे पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 6 कराऊंगी अब रिवाइज करते समय। इससे पहले तो आप लोग जब इन डिटेल पढ़ रहे हो तब तो सीक्वेंस में पढ़ना, जब रिवाइज कर रहे हो तो रिवाइज करते समय सीक्वेंस में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये कोई प्रोसेस थोड़ी ना है कि पहले फर्स्ट स्टेप होगा फिर दूसरा स्टेप होगा, ये तो डिफरेंसेस हैं। आप 1-2 पॉइंट, आपके पॉइंट्स इधर आगे पीछे हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं देखो रिवाइज करा रही हूँ, 10th पॉइंट से रिवाइज करते हैं। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, LLP में कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होंगे एंड एटलीस्ट वन ऑफ देम शेल बी रेजिडेंट इन इंडिया, है ना। पार्टनरशिप में तो मैम हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा था। देयर इज नो प्रोविजन ऑफ सच पार्टनर्स अंडर द पार्टनरशिप एक्ट 1932 रिविजन। 9th पॉइंट, म्यूचुअल एजेंसी। ईच पार्टनर कैन बाइंड द LLP बाय हिज ओन एक्ट्स बट नॉट द अदर पार्टनर्स। ये रिविजन हो रही है अब और इसको जल्दी जल्दी करना है। ईच पार्टनर कैन बाइंड द फर्म एज वेल एज द अदर पार्टनर्स बाय हिज ओन एक्ट्स। आप लोग नोटिस करेंगे ऐसे कोई डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं है जिनको आप पढ़ नहीं सकते हो, है ना। लाइबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंड टू अग्रीड कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सेप्ट इन केस ऑफ विलफुल फ्रॉड। Liability of each partner is unlimited. It can be extended up to the personal assets of the partner. Name of the LLP to contain the word limited liability partners,
the word limited liability partners as suffix or the LLP as the suffix. मगर पार्टनरशिप के केस में there are no guidelines. The partners can have any name as per their choice. Perpetual succession LLP के केस में the death, insanity, retirement और insolvency. आप लोग मुझे देख रहे हो, मैं उंगली रख रख कर आपको पढ़ा रही होंगे, आपको ऐसे ही पढ़ना है बच्चे. Yes, this is the only way. देखो वैसे तो अब आजकल सारे हमारे बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, है ना, काफी ज्यादा स्मार्ट है इनफैक्ट, बट माने या ना माने अभी आप लोग स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं. लेट्स जस्ट एक्सेप्ट योर पोजीशन एंड देन वर्क ऑन इट, राइट. स्टूडेंट्स हैं, अभी पढ़ लेंगे, अभी पूछेंगे 10 सवाल तो बहुत अच्छा लगेगा, इंस्टेड ऑफ ये सोच के कि नहीं जी मुझे तो सब आता है. अगर सब आता होता तो हम पढ़ थोड़ी ना रहे होते, है ना. सो जस्ट एक्सेप्ट इट and just do it whatever is being guided or told by your faculties of respective subject. The death, insanity, retirement or insolvency of partners does not affect its existence of LLP. Members may join or leave but its existence continues forever. Partnership firm में क्या था? The death, insanity, retirement, insolvency of partners may affect its existence. It has no perpetual succession. 5वां point जल्दी से पढ़ना है बस, अब तो रीडिंग ही करनी है ना. रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी इन द केस ऑफ द LLP, मगर पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन इज वॉलंटरी. समझ रहे हैं. नेक्स्ट आता है पार्टनरशिप के केस में इट इज क्रिएटेड, LLP के केस में इट इज क्रिएटेड बाय अ लीगल प्रोसेस व्हिच इज कॉल्ड एज रजिस्ट्रेशन अंडर द LLP एक्ट. मगर पार्टनरशिप के केस में इट इज क्रिएटेड बाय एनी अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स. ये इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्टनर्स. ये मेंबर्स हटा लेना वर्ड, ये गलती हुई है इंस्टीट्यूट की तरफ से, मेंबर वर्ड नहीं आएगा यहाँ पे, पार्टनर वर्ड आएगा, कट कर लेना उसको. अच्छा, पार्टनरशिप फॉर्म में इट इज अ ग्रुप ऑफ पर्संस विद नो सेपरेट एंटिटी. ये इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, इट इज नॉट अ बॉडी कॉर्पोरेट, इट इज गवर्न्ड बाय LLP एक्ट 2008, इट इज अ पार्टनरशिप एक्ट 1932. हार्डली अगर मैं कहूँ तो मुझे 1 मिनट लगा और मैंने ये 10 पॉइंट दोबारा रिवाइज कर लिए. ग्रिप बन जाएगी सब्जेक्ट के ऊपर, और यही होती है क्यूमुलेटिव रिविजन. ठीक है. 11वां पॉइंट, इट इज LLP मे और मे नॉट हैव, LLP मे और मे नॉट हैव व्हाट, अ कॉमन सील. मगर ये कॉमन सील के रिगार्डिंग क्या ऐसा कुछ भी मैंने आप लोगों को पहले पढ़ाया है? बताओ जरा, क्या मैंने आपको पहले ऐसा कभी भी कुछ भी करवाया है? नहीं करवाया ना. पार्टनरशिप में तो मैम हमने ऐसा कोई कंसेप्ट ही नहीं पढ़ा है. अच्छा, लीगल कंप्लायंसेस. LLP के केस में जो भी डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होते हैं ना, दे हैव गॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल द कंप्लायंसेस एंड द पेनल्टीज अंडर दिस एक्ट, बट ऑल पार्टनर्स आर रिस्पॉन्सिबल. यहाँ पर पार्टनरशिप के केस में क्या होता है? ऑल पार्टनर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द कंप्लायंसेस. मतलब अगर कल को आपने कंप्लायंसेस फुलफिल नहीं करे, सबको धर लिया जाएगा, सबकी गर्दन पकड़ी जाएगी, सबको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा. गेटिंग माई पॉइंट. नेक्स्ट आता है पॉइंट हमारा, हाँ जी, अब ये 3 पॉइंट्स मैं आपको अब इन डिटेल पढ़ाती हूँ. आपको मैं बताना चाहूंगी, पार्टनरशिप फॉर्म जो होती है ना, it is not required to file any annual documents with the registrars of the firm. मैंने आपको पार्टनरशिप एक्ट पढ़ाया, पूरा पढ़ाया, हार्डली 1-2 सेक्शंस है जो आपके सिलेबस में नहीं आ रहे, राइट. अदरवाइज ऑलमोस्ट मतलब हमने सारा ही कर लिया, ऑलमोस्ट 90 to 95%. रिमेनिंग पार्ट आपको नहीं आ रहा था. मगर स्टिल इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में हमने कहीं नहीं पढ़ा कि आपको एनुअली डॉक्यूमेंट्स जो है वो फर्म को फाइल करने होते हैं. लेकिन LLP के केस में ये 3 डॉक्यूमेंट्स कंपल्सरली हर साल आपको फाइल करने होंगे. 3 डॉक्यूमेंट्स कंपल्सरली हर साल आप लोगों को फाइल करने होंगे. ठीक है. हर साल कैसे फाइल करने होंगे आपको? कौन से डॉक्यूमेंट? द एनुअल स्टेटमेंट ऑफ द अकाउंट्स, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी, एनुअल रिटर्न विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ द LLP. सबसे पहली बात आती है एनुअल स्टेटमेंट ऑफ द अकाउंट्स. ठीक है, आपके यानी कि सालाना, एनुअली आपके एनुअल अकाउंट्स बनते हैं. जैसे वो एनुअल अकाउंट्स का मतलब आपके वही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, है ना, बैलेंस शीट, ये पूरा जो भी आप लोग अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होते हैं वो आपको प्रिपेयर भी करने हैं. LLP को प्रिपेयर करने के अलावा वो रजिस्ट्रार को फाइल भी करने हैं, चाहे से इनका मन हो तब भी, ना हो तब भी, मैंडेटरी है. सेकेंड पॉइंट, आपकी एनुअल रिटर्न में
और एनुअल अकाउंट्स में क्या फर्क है? एनुअल अकाउंट्स में ऑलमोस्ट सारी डिटेल आ जाती है। एनुअल रिटर्न में हमारा मेन फोकस जो होता है वो टर्नओवर के ऊपर होता है। ठीक है, आई जस्ट सी, अगर मैं इसका फॉर्मेट आप लोगों को एक बार दिखा सकूं तो। ठीक है, ये भी आपको हर साल बनानी होगी और फाइल करनी होगी किसके पास? रजिस्ट्रार के पास। ठीक है, एंड तीसरा आता है आपका स्टेटमेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी, सॉरी स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी। मतलब आपको हर साल ये डिक्लेयर करना पड़ेगा कि हमारी एलएलपी इतनी सक्षम है कि अपनी लाइबिलिटीज उठा पाए अपने एसेट्स के बेसिस पर, और ये स्टेटमेंट रिटर्न फॉर्म में बनाकर आपको फाइल करनी पड़ेगी किसके पास? रजिस्ट्रार के पास। किसके पास फाइल करनी पड़ेगी बोलो तो? रजिस्ट्रार के पास। ठीक है, अब देखिए, आइए नेक्स्ट दोबारा से रीड करते हैं एंड देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एनुअल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड। किसके पास फाइल करना है मैम? रजिस्ट्रार के पास, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ठीक है, ये आपको एक और डॉक्यूमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी का मतलब कि आप ना अपनी लिटरली आप अपना एक स्टेटस बता रहे हो कि मेरी एसेट्स इतने हैं, मेरी लाइबिलिटीज इतनी है और हम सॉल्वेंट है। मतलब मेरे एसेट्स जो है वो ज्यादा हैं, मेरी जो लाइबिलिटीज है वो कम है, तो हम लोग इतने सक्षम है कि अपनी लाइबिलिटीज को मैनेज कर पाए। ये स्टेटमेंट आपको एनुअली फाइल करनी है। ठीक है, दूसरी बात, एनुअल रिटर्न विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ द एलएलपी एवरी ईयर। ये तीन डॉक्यूमेंट्स एलएलपी को फाइल करने ही होते हैं, याद रखिएगा। लेकिन पार्टनरशिप में तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ाया था आपको, नहीं पढ़ाया ना, है ना? नेक्स्ट आती है देखो, फॉरेन एलएलपी। फॉरेन नेशनल्स कैन बिकम अ पार्टनर इन एन एलएलपी। मैंने एलएलपी में अभी तक क्या बताया था कि डेजिग्नेटेड पार्टनर जो है ना, उसमें भी मैंने ये नहीं कहा था कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। मैंने भी बताया पढ़ाया था जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है, वन ऑफ देम शुड बी रेजिडेंट ऑफ इंडिया। रेजिडेंट ऑफ इंडिया, दे शुड रिसाइड इन इंडिया इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, इन द प्रीवियस ईयर, राइट, एटलीस्ट फॉर 182 डेज। याद आया? अभी हम दोबारा रिवाइज करेंगे, डोंट वरी। अब लेकिन पार्टनरशिप में के केस में सारे आपके पार्टनर्स दे आर सपोज टू बी इंडियन नेशनल्स। समझ रहे हैं? फॉरेन नेशनल्स जो हैं वो कभी भी पार्टनर्स नहीं बन सकते पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर। नेक्स्ट, माइनर को आप पार्टनर नहीं बना सकते एलएलपी के केस में, मगर पार्टनरशिप में अगर आप चाहें बनी बनाई पार्टनरशिप में विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, यू कैन एडमिट माइनर एज अ पार्टनर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आपका आता है डिफरेंस बिटवीन एलएलपी। ये डिफरेंस हो गया मेरा एलएलपी और पार्टनरशिप के बीच में डिफरेंस हो गया। विल टेक 1 मिनट ब्रेक, ओनली 60 सेकेंड्स का ब्रेक हम लेने वाले हैं एंड देन वी विल स्टार्ट विद आवर डिफरेंसेस बिटवीन एलएलपी एंड लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी।
ओके, सो फाइनली अब आइए डिफरेंसेस करते हैं। ठीक है, किसके बीच में डिफरेंसेस? डिफरेंसेस बिटवीन एलएलपी एंड लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। क्या डिफरेंस है? एलएलपी इज एक्चुअली बीइंग गवर्न्ड बाय एलएलपी एक्ट 2008। अच्छा, एक बार एलएलपी और पार्टनरशिप का जो हमारे एंड के 7 पॉइंट्स थे उनको दोबारा से रिवाइज कर लें, है ना। देखो, माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द एलएलपी एंड माइनर कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म। अब हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं। फॉरेन नेशनल्स कैन बिकम अ पार्टनर इन एन एलएलपी, ठीक है, लेकिन फॉरेन नेशनल्स कैन नॉट बिकम अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फॉर्म। Annual filing of documents. LLP is required to file annual statements of accounts, statement of solvency, annual return with the registration of LLP, and magar. But the partnership firm is not required to file any annual document with the registrars of the firm. Acha, next, legal compliances. Only designated partners are responsible for all the legal compliances, but partnership firm के केस में क्या होता है? All partners are responsible for the legal compliances and the penalties. ठीक है, LLP के केस में it can have a common seal, it may or may not have a common seal, it's up to their choice. मगर पार्टनरशिप में तो ऐसा कोई कंसेप्ट ही नहीं था, there is no such concept in a partnership. Designated partners में at least 2 designated partners and at least one of them shall be resident in India. There is no provisions for such partners under the Partnership Act 1932. Next, mutual agency. Each partner can bind the LLP by his own acts, but not the other partners. Each partner can bind the firm as well as the other partners by his own acts. Next, liability of each partner is limited to the extent to agreed contribution except in the case of the willful fraud. Liability of each partner is unlimited. It can be extended up to the personal assets of the partners. ठीक है, तो हम लोगों ने ये सारा रिवाइज भी कर लिया, कम से कम 2 बारी हमने इसको रीड कर लिया। आई रियली होप गाइस कि आप लोगों के लिए ये लेक्चर बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, आई एम जस्ट ट्राइंग माई बेस्ट, you guys just have to give your best in 10 seconds by sending me a feedback. If you guys are having my number, then please do share your feedbacks in the group. If you are having a group and if you are not having my number, and then you can share your feedback on the Instagram, fine, or below, or you can also comment in the comment box. अब आती है LLP और लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी के बीच का डिफरेंस। LLP it is governed by the LLP Act 2008, बट LLC यानी कि कंपनी, कौन सी कंपनी? लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, इसको आप गवर्न करते हैं थ्रू द कंपनीज एक्ट 2003। नाउ द पर्सन्स हु कंट्रीब्यूट टू LLP आर नोन एज पार्टनर्स ऑफ द LLP. द पर्सन हु इन्वेस्ट द मनी इन द शेयर्स आर नोन एज द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। सब जानते हैं, यहाँ पर आपके ओनर्स को बुलाते हैं पार्टनर्स, यहाँ पर आपके ओनर्स को बुलाते हैं मेंबर्स। नेक्स्ट आती है बात, जो भी आपका LLP की इंटरनल गवर्नेंस है ना, इट इज एक्चुअली बीन गवर्न्ड बाय द अग्रीमेंट फॉर्म बिटवीन द पार्टनर्स, मगर इसकी इंटरनल गवर्नेंस जो चलती है इट इज रेगुलेटेड बाय द कंपनीज एक्ट 2013। यहाँ पर भी आपका LLP एक्ट एप्लीकेबल होता है, मगर अगर म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज आपने LLP के अग्रीमेंट के थ्रू तय कर रखी है तो आप उसी को फॉलो करते हैं, नहीं है देन यू लुक फॉर दैट LLP एक्ट 2008। नेक्स्ट, आपके नाम के पीछे लिखते हो आप या तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप या फिर LLP, लेकिन अगर मेरी लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है, एक कंपनी है जिसकी लाइबिलिटी क्या है? लिमिटेड, वो पब्लिक भी हो सकती है, वो प्राइवेट भी हो सकती है, OPCB भी हो सकती है ना। सो द नेम ऑफ द पब्लिक कंपनी मस्ट एंड विद अ वर्ड कॉल्ड लिमिटेड एंड प्राइवेट कंपनी मस्ट एंड विद अ वर्ड कॉल्ड प्राइवेट लिमिटेड एज सफिक्स। नेक्स्ट आती है नंबर ऑफ मेंबर्स। यहाँ पर मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स मेरे पास कितने होंगे? 2, ठीक है, और मैक्सिमम की मैम कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। और जो भी आपके पार्टनर्स होंगे ना, दे कैन बी नेचुरल पर्सन, दे कैन बी आर्टिफिशियल पर्सन, लेकिन हाँ, डेजिग्नेटेड पार्टनर जो है ना वो नेचुरल पर्सन ही होना चाहिए एंड वन ऑफ देम शुड बी दी रेजिडेंट ऑफ इंडिया। रेजिडेंसी वाला क्लॉज अभी तक मैंने यहाँ पर आपको पढ़ाया नहीं है, वैसे ये आपका डायरेक्टर्स पर भी एप्लीकेबल होता है। अब यहाँ पर पार्टनर्स कितने? मिनिमम 2 मेंबर्स हैं, मैक्सिमम प्राइवेट कंपनी में 200, पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी कंपनीज एक्ट, है ना।
पब्लिक कंपनी के केस में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स मेरे पास कितने होंगे, 7 मेंबर्स, एंड मैक्सिमम मेरे पास कितने होंगे, नो सच लिमिट ऑन दी मेंबर्स. मेंबर्स कैन बी ऑर्गेनाइजेशन, ट्रस्ट एंड अदर बिजनेस फॉर्म्स और दी इंडिविजुअल्स. नेक्स्ट आइए, पार्टनर्स की लाइबिलिटी होगी अप टू देयर अग्रीड कंट्रीब्यूशन, और मेंबर्स की लाइबिलिटी कितनी होती है, ओनली अप टू द अमाउंट विच इज अनपेड ऑन दी शेयर्स. अगर सारा अमाउंट पेड है तो हमारे मेंबर की कोई लाइबिलिटी नहीं होती कंपनी के अंदर, पढ़ा था ना. यानी कि द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड टू द अमाउंट विच इज अनपेड ऑन द शेयर्स विच आर हेल्ड बाय देम. नेक्स्ट आती है कहानी, देखो तो चेक करना पड़ता है बार बार रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं. पता चला मैं बोले जा रही हूँ और लेक्चर हमारे बच्चों के लिए रिकॉर्ड ही नहीं हुआ. Now, the management, the business of the company is managed by the partners, including the designated partners. मतलब जो LLP का बिजनेस आप लोगों का जो भी हैंडल करते हैं वो तो सभी पार्टनर्स कर सकते हैं, मगर हाँ अकाउंटेबिलिटी किसके ऊपर रहती है, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के ऊपर. बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट अ कंपनी, यू नो, so the affairs of the companies are managed by the board of directors who are elected by the shareholders. यानी कि वहां पर पोजीशन अलग ही होगी आपके. वैसे तो डायरेक्टर्स भी आपके शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है. मगर डायरेक्टर्स में से जितने भी होते हैं ना, आपके मैक्सिमम डायरेक्टर्स 15 होते हैं, पढ़ा है आप लोगों ने भी. मिनिमम 3 होते हैं पब्लिक कंपनी के केस में, 2 होते हैं प्राइवेट के केस में, और मिनिमम डायरेक्टर्स ओपीसी के केस में कितने होते हैं, 1. मैक्सिमम कितने, 15. यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है एलएलपी में. एलएलपी में लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स पर भी कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स में भी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है. मगर याद रखिएगा डेजिग्नेटेड पार्टनर्स जो होंगे दे आर हैविंग द अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी. इसी के साथ जो मेरी आज की क्लास का टारगेट था, देखो तो पूरा अचीव हो गया, नहीं मैम अभी सिर्फ ये वाला टारगेट अचीव हुआ, एलएलपी एंड अदर फॉर्म्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. अब हम लोगों ने एलएलपी और पार्टनरशिप के बीच का डिफरेंस किया, एलएलपी और कंपनी के बीच का डिफरेंस किया. कंपनी में कौन सी वाली कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी नहीं, लिमिटेड कंपनी. 8 पॉइंट्स हैं, 6 मार्क्स से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं आएगा, 8 के 8 पॉइंट लिखाना, ठीक है. अब एक बार नीचे से ऊपर तक फटाफट एक रीडिंग मार देते हैं, इसको खत्म करते हैं, निपटाते हैं. उसके बाद मैं आज आपको सिखाऊंगी कि एक एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन कैसे होता है. गाइस स्ट्रेस मत लीजिएगा, आई एम टेलिंग यू दैट, हैव ट्रस्ट ऑन मी, ठीक है. बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है एलएलपी. मैं इसीलिए साथ साथ आप लोगों को रिवाइज भी करा रही हूँ. और जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा एलएलपी का, जो लास्ट लेक्चर होगा, उसमें मैं आपका सारा एलएलपी की आरटीपी आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ, ठीक है. तो आइए जरा देखें, फटाफट से इसको रिवाइज करके निपटाएं काम को. अब ये काम है क्योंकि अब समझ में आ गया ना, अब इसका रिविजन करना है, क्यूमुलेटिव रिविजन, रीड एंड रिपीट, रीड एंड रिपीट. नाउ मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स. यहाँ पर मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स मुझे कितने चाहिए होंगे. अब मैम एलएलपी में डायरेक्टर वर्ड इस्तेमाल नहीं होता, एलएलपी में आपका कौन सा वर्ड इस्तेमाल होता है, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, एंड दे आर सपोज टू बी the individual natural persons and one of them should be the resident of India, like. और कंपनी के केस में मैम प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर्स, पब्लिक में मिनिमम 3. आप ओपीसी भी ऐड कर देना ना, सिखाया तो हुआ है आपकी मैम ने. नाउ मैनेजमेंट, द बिजनेस ऑफ द कंपनी इज मैनेज्ड बाय द पार्टनर्स इंक्लूडिंग द डेजिग्नेटेड पार्टनर्स ऑथराइज्ड इन द एग्रीमेंट. आप पूरा रीड करना है, जब आप सेकंड टाइम पे फटाफट से कर रहे हो ना, पूरा रीड करना है, उंगली रख रख कर बोल कर पढ़ना है, बार बार समझा रही हूँ एक ही चीज. नाउ द अफेयर्स ऑफ द कंपनीज आर मैनेज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हु आर इलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर्स. 7.6 point, liability of the partners or of the members. Liability of a partner is limited to the extent of the agreed contribution in case of intentions of the fraud. यानी कि ये एक्सेप्शंस में आ जाएगा, इसको एक्सेप्शंस में डाल दीजिएगा ब्रैकेट्स में, ठीक है. Liability of a partner is limited to the agreed amount of contribution. मतलब कंपनी में भी मेंबर की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, एलएलपी में भी पार्टनर की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, मगर एलएलपी में अगर पार्टनर ने फ्रॉड किया, क्योंकि उसके हाथ में मैनेजमेंट भी तो होती है ना, तब उसकी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, अनलिमिटेड. फिर पार्टनरशिप का फीचर अट्रैक्ट हो जाएगा. नाउ लाइबिलिटी ऑफ अ मेंबर इज लिमिटेड टू द अमाउंट विच इज अनपेड ऑन द शेयर्स विच आर हेल्ड बाय देम. क्लियर है.
यहाँ पर एलएलपी के केस में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, अब ये वर्ड मेंबर हटा लेना, इसको काट लेना, ये गलत है, यहाँ पर पार्टनर लिखिएगा प्लीज, उसको कट करके उस पर पार्टनर लिख दो। और गुस्सा मत करिएगा, कोई बात नहीं, इंस्टीट्यूट से भी गलती हो सकती है कभी कभी, ये बुक्स प्रिंट करवाने वाले भी इंसान है ना, गलती हो सकती है। चल अब देखो, नो सच लिमिट ऑन द मेंबर्स इन द एक्ट, द मेंबर्स ऑफ द एलएलपी कैन बी इंडिविजुअल्स और द बॉडी कॉर्पोरेट थ्रू द नॉमिनीज। बट बच्चे, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द एलएलसी यानी कि लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, वहां पे तो हमें ये सारा पता ही है ना, लिमिट्स। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अभी नीचे से ऊपर जा रहे हैं ना। पब्लिक कंपनी के नाम के पीछे लिमिटेड, प्राइवेट के नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड, एलएलपी के नाम के पीछे लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप या फिर एलएलपी। इसकी इंटरनल गवर्नेंस जो होती है, ठीक है, बिल्कुल वैसी चलती है जैसे एलएलपी का अग्रीमेंट, इसकी इंटरनल गवर्नेंस चलती है इसके एक्ट के हिसाब से। वैसे मेमोरेंडम्स एंड आर्टिकल्स वाला पॉइंट भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, है ना। स्टैट्यूटरी कंपनी जो होती है उसको मेमोरेंडम बनाना कंपलसरी नहीं होता, उसके लिए अपना स्पेसिफिक लॉ है, कंपनीज एक्ट है। मगर बाकी की जितनी भी कंपनीज होती है ना, पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो चाहे लिमिटेड हो चाहे अनलिमिटेड हो चाहे ओपीसी हो, सबका मेमोरेंडम बनता है, सबका आर्टिकल्स बनता है, नहीं चल पाएगा उसके बगैर। अच्छा, यहाँ पर आपके सारे और देखो कंट्रीब्यूटर्स को क्या बुलाते हैं, पार्टनर। देखो यहाँ पर सही लिखा है और यहाँ गलत लिख दिया, तो मैं वही बोलूँ ना, प्रिंटिंग मिस्टेक है, गुस्सा मत करिएगा, ठीक है। इसको काट के बच्चे यहाँ पर पार्टनर्स लिखिए, द पर्सन्स हु कंट्रीब्यूट टू एलएलपी are known as partners of the LLP. But when I am talking about limited liability company, the person who invests the money in the shares are known as members of the company. LLP is actually governed by the LLP Act 2008. Limited liability company has been governed by the Companies Act 2013. 2013। इसी के साथ डिफरेंसेस का मेरा टारगेट समाप्त। हमने अपने 2 टारगेट्स अचीव कर लिए। हमने एक तो प्रीवियस लेक्चर को इन डिटेल रिवाइज कर लिया और बहुत ही इन डिटेल रीड एंड रिपीट के साथ हमने एलएलपी एंड अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है उनको भी पढ़ लिया। अब मैं आज आपको कराऊंगी एलएलपी के इनकॉर्पोरेशन के बारे में और वाइंडिंग अप, किस तरीके से आप इसको वाउंड अप करते हैं, किस तरीके से एलएलपी आपकी खत्म होती है। अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ है, हमने काफी अपना कवर अप कर लिया है। अब आने वाले और आधे घंटे में आपका ये भी कवर अप हो जाएगा। 1.5 घंटे का लेक्चर, नॉर्मल जो मेरी क्लासेस होती है ना वो होती है 2-2 घंटे की, और ये लेक्चर्स आपके 1-1 घंटे के, 1.5-1.5 घंटे के होते हैं, समझ रहे हैं। तो आप अपने आप अंदाजा लगा लीजिए, हम लोग एज कम्पेयर टू नॉर्मल क्लासेस हम लोग बिल्कुल सही जा रहे हैं, इनफैक्ट अच्छा ही कर रहे हैं, ठीक है, बर्डन मत लीजिएगा। ये आया मेरा इनकॉर्पोरेशन। Let me have some water first. हरे राम। अब देखिए, पहले तो मैं आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ। एक एलएलपी का, ये मैं आपको ना एकदम शॉर्ट में इसलिए बता रही हूँ, फिर इसके बाद हम इसको स्ट्रेच करके पूरा स्टेप बाय स्टेप पढ़ लेंगे। पहले शॉर्ट में बताती हूँ कि इसका इनकॉर्पोरेशन कैसे होता है। बॉस यार देखो, मेरे पास जितना मर्जी पैसा हो, मुझे अगर बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवाना है तो मुझे कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेंगी। मुझे पहले बैंक जाना पड़ेगा, मैं खुद जाऊंगी, बैंक मेरे पास नहीं आ रहा है। वैसे तो आजकल ऑनलाइन बैठे घर बैठे भी अकाउंट ओपन हो जाता है, मगर मैं तो वैसे घर बैठे आपकी एलएलपी भी ओपन हो जाती है, बट मुझे आई हैव टू अप्रोच देम ना, राइट। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल फर्स्ट अप्रोच देम, ठीक है। वहां जाऊंगी, जाने के बाद वो अपना एक फॉर्म देंगे कि मैम ये फॉर्म को फिल कर दीजिए। फॉर्म को मैं फिल करूंगी, उस फॉर्म में मेरे से ना कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, मेरा आधार कार्ड, मेरा आईडी कार्ड, वो सब मैं अटैच करूंगी। जो अमाउंट उनको चाहिए मिनिमम अमाउंट मेंटेन करने के लिए अकाउंट, बैंक अकाउंट के अंदर, वो मैं जमा कराऊंगी, है ना। उसके बाद वो लोग मेरी एप्लीकेशन देखेंगे, जो भी बैंक के ऑफिशियल्स हैं, ऑफिसर्स हैं, वो मेरी एप्लीकेशन देखेंगे, कंसिडर करेंगे, एंड देन उसके बाद जाकर दे विल क्रिएट एन अकाउंट फॉर मी, फिर जिसमें मैं टाइम टाइम पर अपना पैसा जमा कराती रहूंगी। मैं विड्रॉ भी कर सकती हूँ, मैं डिपॉजिट भी कर सकती हूँ, कुछ भी, चेक्स भी इशू कर सकती हूँ, आई कैन डू व्हाटएवर। नाउ इट्स माय अकाउंट, ओके, माय बैंक अकाउंट। अब पैसा तो मेरा ही था ना, मगर मैं अकाउंट तो तब तक नहीं चला पाई जब तक बैंक ने अकाउंट ओपन कर नहीं दिया। इन द सेम वे एलएलपी जब मैं बनाती हूँ, इसमें पैसा मेरा ही लग रहा है,
आइडियाज मेरे ही है, बिजनेस मेरा ही है, डॉक्यूमेंट सारे मेरे ही होंगे, मगर ये बिजनेस चलाने के लिए आई नीड अ परमिशन फ्रॉम द रजिस्ट्रार। ठीक है। अच्छा देखो, ROLLP है वैसे मेरे पास, बट ROC का भी कहीं ना कहीं यहाँ पर रोल रहता है। तो जब भी आप लोग एग्जाम्स में लिखेंगे, ROLLP भी मत लिखो, ROC भी मत लिखिए, आप लोग मेंशन करिए रजिस्ट्रार, मेंशन करिए रजिस्ट्रार। ठीक है। अब कोई भी इंसान जो कि LLP का हिस्सा बनना चाहता है, यानी कि एनी पर्सन पर्सन हु वांट्स टू बी, इसको लिखिएगा मत, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। पर्सन हु वांट्स टू बी अ पार्टनर और who wants to be who wants to create an LLP, he is supposed to approach to the registrar। ठीक है। कैसे? by filing some documents, filing of documents। रजिस्ट्रार आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को देखेगा, पढ़ेगा, समझेगा, परखेगा, एंड देन उसके बाद फाइनली आपको इशू कर देगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ LLP। देखिए जरा, अगर साइट पर आप लोगों का अवेलेबल है इस टाइम पर, तो मैं आपको एक बार सर्टिफिकेट पहले दिखा देती हूँ कि सर्टिफिकेट कुछ ऐसा मिलेगा आपको। थोड़ी सी प्रैक्टिकल अप्रोच भी रहेगी ना, तो मजा आएगा पढ़ने में। ये मलेशिया की निकल आई, एक मिनट। इनको कौन समझाए गूगल बाबा को कि बाबा हम इंडियंस हैं, वी आर लीस्ट कंसर्न्ड अबाउट द अदर सर्टिफिकेट्स। ये देखिए जी, आ गया आपका कर्नाटका का। देखो क्या लिखा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ठीक है, रजिस्ट्रार ऑफ कर्नाटका, उसका रजिस्ट्रार का पूरा एड्रेस, एंड देन यहाँ पर आपका LLP का आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया गया है। एंड आई हियर बाय सर्टिफाई दैट ODB ट्रेनिंग एंड सॉफ्टवेयर सर्विस LLP, नाम के पीछे LLP आ गया, is incorporated pursuant to section 12 of the Limited Liability Partnership Act 2008 and given at the Karnataka this 16th day of January 2015। 16 जनवरी 2015 की LLP क्रिएट करी गई है और नीचे रजिस्ट्रार की साइन आ गई है। ऐसा सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ये एक प्रमाण पत्र आपको मिल जाएगा। मगर ये प्रमाण पत्र पाएंगे जब आप, है ना, इसको पाने के लिए आपको कुछ एफर्ट्स करने पड़ेंगे। यू आर सपोज टू फाइल सम डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट्स आपको फाइल भी करने हैं। ठीक है, कुछ प्रोफेशनल्स के द्वारा आपको इनको ऑथेंटिकेट करवाना है, कि हाँ, ऑथेंटिकेट करवाने का मतलब अप्रूवल दिलवाना है कि ये जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने फाइल करे दे आर ट्रू, दे आर ट्रू डॉक्यूमेंट्स, कुछ भी फेक नहीं है। ठीक है, कुछ भी आपका फॉर्ज्ड नहीं है, कुछ भी फ्रॉड नहीं है। ये सारे आप डॉक्यूमेंट्स फाइल करेंगे एंड देन यू विल गेट अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द रजिस्ट्रार। द रजिस्ट्रेशन का जो भी सर्टिफिकेट है उसका फॉर्मेट कैसा है वो मैंने आप लोगों को पहले ही दिखा दिया है ना। अब आइए जरा इनकॉर्पोरेशन की कहानी देखें। अब ये तो शॉर्ट तरीका है, मैंने आपको बता दिया। अब इसको जरा स्ट्रेच करते हैं, इन डिटेल पढ़ते हैं कि फाइनली आपका LLP जो है ना उसका रजिस्ट्रेशन होगा कैसे। व्हाट आर द स्टेप्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड। सबसे पहले तो लॉ मेकर्स कहते हैं whosoever is willing to, whosoever is willing to, कोई भी दो या दो से ज्यादा लोग, कोई भी दो या फिर दो से ज्यादा लोग जो कि लॉफुल बिजनेस करना चाहते हैं प्रॉफिट पर्पस के लिए। पहले तो याद रखिएगा इस बात को, हाँ, कि LLP जब भी बनेगी वो सिर्फ प्रॉफिट पर्पस के लिए बनेगी। LLP कभी भी चैरिटेबल पर्पस के लिए आप लोगों की फॉर्म नहीं करी जाएगी। तो कोई भी दो या दो से ज्यादा इंसान आप लोगों के, अच्छा इंसान बोला है मैंने वैसे, लेकिन यहाँ पे आर्टिफिशियल एंड इंडिविजुअल दोनों चलेगा। पार्टनर कैन बी एन आर्टिफिशियल पर्सन एंड बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकती है पार्टनर, और इंडिविजुअल भी। लॉफुल बिजनेस करने के लिए, प्रॉफिट पर्पस के लिए अगर चाहते हैं अपनी LLP बनाना, तो क्या करना पड़ेगा, कुछ डॉक्यूमेंट्स
एंड स्टेटमेंट्स आपको फाइल करनी पड़ेंगी। वो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स आपके क्या होंगे वो मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स आपके ये सारे होंगे, ठीक है। इसके अलावा मैंने क्या बोला, स्टेटमेंट विच इज साइंड बाय सीए, सीएसएन, सीएमए, ये स्टेटमेंट्स भी क्या होंगी वो भी हम पढ़ेंगे। ये सब कुछ आप फाइल करते हैं आरओसी के पास, मगर ये फाइलिंग करने से भी पहले सबसे पहला स्टेप आपका क्या है, देखो सबसे पहला स्टेप है आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा। ये देखो, अरे रे क्या हो गया, आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा किसको, रजिस्ट्रार को, फॉर द नेम अवेलेबिलिटी एंड द रिजर्वेशन इन ई फॉर्म 1। देखो क्या होता है, जैसे कि कंपनी के केस में होता है ना, कंपनी के केस में वैसे तो आपके वहां पर भी इन डिटेल नहीं था, मगर मैं फिर भी बता देती हूँ। एलएलपी के केस में ना आप लोग पहले, जो भी इंसान इस एलएलपी को बनाना चाह रहा है, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट अगर इस एलएलपी को बनाना चाह रहे हैं, तो उनके जो नॉमिनी है वो लोग क्या करेंगे, नामकरण करेंगे, मतलब नेम डिसाइड करेंगे। नेम जो है डिसाइड करेंगे, दे विल डिसाइड द नेम, और वो डिसाइडेड नेम जो है ना रजिस्ट्रार को फाइल करेंगे। और फाइल कर लेने के बाद बोलेंगे कि रजिस्ट्रार हमें ये नेम जो है ना परमानेंटली अलॉट कर दिया जाए, ताकि इस नाम से हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें। नेम आपको क्यों रजिस्ट्रार से परमिशन क्यों लेनी पड़ रही है, क्योंकि हो सकता है जिस नाम से आप एलएलपी बना रहे हो उस नाम की एलएलपी ऑलरेडी कहीं फॉर्म हो रखी हो। जैसे मानो आप एलएलपी बनाने जा रहे हो मेरे सरनेम पर, तहीम्स, मैं एलएलपी बना रही हूँ तहीम्स एलएलपी, ठीक है। अब एलएलपी, तहीम एलएलपी के नाम से ऑलरेडी पंजाब में एक एलएलपी बनी हुई है, या पंजाब में एक कंपनी बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं पब्लिक एट लार्ज को कंफ्यूजन हो जाएगा ना कि जो दिल्ली वाली एलएलपी है ये वही है जो कि पंजाब वाली है, उसी की कोई ब्रांच है। तो ऐसे तो मैं उनकी गुडविल का इस्तेमाल करके अपना बिजनेस कर रही हूँ, विच इज नॉट गुड, विच इज नॉट गुड। मानो अगर मैं अपनी एलएलपी चलाना चाहती हूँ, रिलायंस एलएलपी, आपको लगता है मैं ये बना पाऊंगी? नहीं बना पाऊंगी ना। कंपनी भी नहीं बना सकती मैं इस तरीके से, एलएलपी भी नहीं बना सकती, बिकॉज अगर मैंने ये वर्ड्स इस्तेमाल करके अपना बिजनेस शुरू करा, अपनी एलएलपी बनाई ना, तो दैट विल गिव एन इम्प्रेशन टू द पब्लिक एट लार्ज कि पता नहीं शायद मुकेश अंबानी जी की चौथी औलाद तो मैं ही हूँ, है ना। उनको तो यही लगेगा कि अच्छा जी ये मैडम है उनकी चौथी औलाद, तो मतलब इन्होंने क्या किया है, रिलायंस वर्ड का इस्तेमाल करके अपनी एलएलपी बना डाली। अरे बॉस, अभी ऐसा नहीं है फिलहाल, ठीक है। आई एम हैप्पी कि मेरा जन्म मेरे मॉम डैड के घर में यहाँ पर हुआ है, एंड आई एम वेरी मच हैप्पी विद दैट, ठीक है। तो अब देखो एक सेकंड, अब देखो यहाँ पे क्या दिया गया है नेक्स्ट हम लोगों का। तो अगर मुझे अब अपनी एलएलपी का रजिस्ट्रेशन करवाना है, पहले बच्चे मुझे उसका जो नाम है ना, उसका जो एप्लीकेशन है फॉर द नेम अवेलेबिलिटी, मुझे वो एप्लीकेशन एक फॉर्म है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से मिल जाएगा। वो एप्लीकेशन फॉर्म एक डाउनलोड करो, उसके अंदर अपने पसंदीदा नाम जो है ना वो आप डालिए, और वो एप्लीकेशन जो है वो फाइल कर दीजिए किसके पास, रजिस्ट्रार के पास। रजिस्ट्रार के पास आप फाइल करेंगे और फॉर्म का नाम है ई फॉर्म 1। आपकी एप्लीकेशन, आपने जो भी नाम आप चाहते हो वो नाम हो सकता है कि रजिस्ट्रार जो है आपको अप्रूव कर दे, एक्सेप्ट कर दे, आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाए, और ये भी हो सकता है कि उन नामों को आपके डिसअप्रूव कर दें। तो अगर डिसअप्रूव कर दिया तो बात खत्म हो गई, अब दोबारा से फॉर्म फाइल करो, दोबारा से नए नाम सोचो कि क्या नाम आपको रखना है, फिर दोबारा से आप रजिस्ट्रार को अप्रोच करो। लेकिन आपने जो भी नाम चूज किए थे, अगर उस नाम से कोई और कंपनी या एलएलपी या पार्टनरशिप आपकी नहीं बनी हुई है, कोई और
आपकी कंपनी या एलएलपी वगैरह आपका नहीं बना हुआ है, उस नाम को किसी ने भी अपने रिजर्व नहीं किया हुआ है, तो अब आप रिजर्व कर लो। ठीक है, आपने एप्लीकेशन फाइल करी, आपने पहले नाम डिसाइड किया, फिर आपने एप्लीकेशन फाइल करी रजिस्ट्रार के पास, फिर रजिस्ट्रार ने क्या किया, वो नाम आपको अप्रूव कर दिया, आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया। अब अगर आपको एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया तो वो नाम अभी आपको मिला है प्रोविजनल बेसिस पर। प्रोविजनल मतलब टेम्पररी बेसिस पर वो नाम आपको 3 महीने के लिए मिल गया। सिर्फ 3 महीने के लिए मैम, पर मैं बिजनेस तो अभी सालों साल करना चाहता हूँ। कर लो, कौन मना कर रहा है। ये 3 महीने के अंदर अंदर ना आपको बाकी के स्टेप्स फॉलो करने हैं ताकि एलएलपी का रजिस्ट्रेशन हो सके। एक बार ये एलएलपी का रजिस्ट्रेशन हो गया फिर तो वो नाम परमानेंटली आपका हो गया। फिर आप 1 साल बिजनेस करो चाहे 10 साल बिजनेस करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सो एप्लीकेशन इज एक्सेप्टेड बाय द रजिस्ट्रार, नेम इज रिजर्व्ड फॉर 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ द इंटीमेशन। यानी कि अब जब आपको ये नाम मिल जाएगा प्रोविजनल बेसिस पर, टेम्पररी बेसिस पर फॉर 3 months, 3 महीने तक तो ये नाम आपका है। आपको फॉर्म्स अब फाइल करने हैं, आपको डॉक्यूमेंट्स अब फाइल करने हैं कुछ, वो डॉक्यूमेंट्स लेकिन अगर आपने 3 महीने के अंदर अंदर फाइल नहीं करे ना, तो ये नाम जो आपने चूज किया था, जैसे मैंने चूज किया था तहीम्स एलएलपी, ये नाम ना फिर से आजाद हो जाएगा। अब अगर कोई और इंसान अप्रोच करता है तो रजिस्ट्रार हो सकता है उसको ये नाम दे दे अगेन फॉर 3 months। समझ रहे हैं? प्रोविजनल बेसिस पे परमानेंटली अपना बनाना है, परमानेंटली अगर अपना बनाना है, फॉर दैट पर्पस आई एम सपोज टू फॉलो द सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप मेरा क्या कहता है कि मैम आफ्टर द रिजर्वेशन ऑफ द नेम, एक बार नाम को आपने रिजर्व कर लिया, आरक्षण कर लिया, इनकॉर्पोरेट एलएलपी बाय फाइलिंग ई फॉर्म 2 इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स प्लस दी स्टेटमेंट। अब आपको इनकॉर्पोरेशन करना है, और वो इनकॉर्पोरेशन कैसे होगा, जब आप लोग इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, ठीक है, ए पॉइंट, और एक स्टेटमेंट है वो फाइल करेंगे। क्या है इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स, दिखाऊं तो देखो। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स मतलब आपको ना फॉर्म के अंदर एक फॉर्म आएगा, एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है, उसका नंबर याद ये सब करने की जरूरत नहीं है। आपको एलएलपी का नाम बताना है जो आपको आरओसी से मिला अभी, है ना। आप किस चीज का बिजनेस करने जा रही हो, भाई जैसा भी बिजनेस होगा, मानो माइक का बिजनेस कर रही हूँ, ठीक है, मानो मैं स्पेक्स का बिजनेस कर रही हूँ, लैपटॉप का कर रही हूँ, मैं कर्टेन्स का बिजनेस कर रही हूँ, ठीक है, चेयर का बिजनेस कर रही हूँ, या मान लीजिए मैं स्टील ग्लासेस का बिजनेस कर रही हूँ। आई कैन डू एनी बिजनेस आई वांट टू, बट मेक श्योर इट इज फॉर द प्रॉफिट पर्पस। लॉफुल बिजनेस होना चाहिए और प्रॉफिट पर्पस के लिए। तो जो भी बिजनेस डिसाइड किया बाबा बता दो ना, किसको, रजिस्ट्रार को, फॉर्म के अंदर फिलअप करके इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। ये सारी डिटेल्स आपकी इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट है। ठीक है, आपका एड्रेस कहाँ पर होगा, भाई कहाँ पर आप चाहते हो कि आपको सारे लेटर्स सर्व हो, आपको वो मिले, ठीक है। इसके अलावा नेम एंड एड्रेस ऑफ द प्रपोज्ड पार्टनर्स, आपके जो भी प्रपोज्ड पार्टनर्स हैं उनका नेम एंड एड्रेस, होने वाले आपके जो भी पार्टनर्स हैं। अभी मैं क्यों बोल रही हूँ होने वाले, क्योंकि अभी तो एलएलपी बनी नहीं है। जब एलएलपी बन जाएगी तभी तो आप पार्टनर्स कहलाएंगे ना, उससे पहले आप क्या कहलाएंगे, प्रपोज्ड पार्टनर। जैसे कंपनी के केस में मैंने सिखाया था, जब तक कंपनी नहीं बनती है तब तक आप कंपनी के मेंबर कैसे कहला सकते हो, you will be termed as subscribers to the MOA। याद आया, कराया हुआ है हमने सब कुछ, सब कुछ। अब नेम एंड एड्रेस ऑफ द डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, ओके, समझ रहे हो। आपके सारे पार्टनर्स में से जिनके लिए भी आपने डिसाइड किया कि ये बनेंगे मेरे डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, आपने कर लिया डिसाइड। अब डिसाइड कर लेने के बाद इस सारी डिटेल्स आप लोगों को फाइल करनी होगी इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, और इन सबको मिलाकर ये मेरे सारे के सारे क्या बन जाएंगे, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स। अब ये इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स जो है ये आपके ट्रू हैं एकदम। आपने सारी एक्ट की इस मतलब एलएलपी एक्ट 2008 की सारी फॉर्मेलिटीज जो भी हैं आप लोगों ने इनको फुलफिल किया है, आपने इनके इसमें कोई कमी नहीं छोड़ी है। इस बात की गारंटी, इस बात को ऑथेंटिकेट कौन करेगा, आपके सीए, सीएस, सीएमएस या एडवोकेट्स, जो क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट बनाएंगे और उसमें ये बात लिखेंगे, ऑल रिक्वायरमेंट्स ऑफ एक्ट, एक्ट मतलब एलएलपी एक्ट, आर कंप्लाइड विद इन रेस्पेक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड रिलेटेड मैटर्स, इन रेस्पेक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड रिलेटेड मैटर्स। गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? अब देखिए,
तो स्टेप नंबर 1 क्या था, रिवाइज कर ले एक बारी आगे बढ़ने से पहले। एप्लीकेशन फॉर नेम अवेलेबिलिटी एंड रिजर्वेशन इन ई फॉर्म 1, फाइन। एप्लीकेशन एक्सेप्टेड बाय द रजिस्ट्रार, एप्लीकेशन रिजेक्टेड बाय द रजिस्ट्रार। नाउ नेम इज रिजर्व्ड फॉर 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ द इंटिमेशन। नेक्स्ट आता है हमारे पास, आफ्टर द रिजर्वेशन ऑफ द नेम इनकॉर्पोरेट एलएलपी बाय फाइलिंग ई फॉर्म 2। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स फाइल करो और द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट अब आपको पता लग गई ना, मतलब जो आपकी होने वाली एलएलपी है उसकी सारी की सारी डिटेल्स आ गई। पार्टनर की डिटेल, डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन बनेगा उनमें से, बिजनेस किस चीज का है, वो सारी चीजें आप लोगों की डिसाइड आपने कर ली, है ना, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। और आपके सारे इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट समेत आपने एलएलपी एक्ट को प्रॉपर तरीके से फॉलो किया है, इस बात की ऑथेंटिकेशन करवाओ किसी एडवोकेट से, सीए से, सीएस से या फिर सीएमए से, जिनका काम ही है एलएलपी बनाना। इफ सेटिस्फाइड, रजिस्ट्रार विल इशू सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन या फिर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और एक बारी अगर रजिस्ट्रेशन हो गया, उसके बाद अब आपको क्या करना है, नाउ एलएलपी का अग्रीमेंट भी फाइल करो। अगर बना रखा है एज फॉर्म्ड बिटवीन द पार्टनर्स, अगर बना रखा है तो क्या बात है, बहुत ही अच्छी बात है, उसको फॉलो करो। नहीं बना रखा है देन प्लीज 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 फॉलो करिए एज इट इज गिवन इन द शेड्यूल 1। बताया था मैंने, अभी स्टार्टिंग में भी रिवाइज कराया था। बस इसी के साथ आपकी एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन हो गया। ठीक है, एक बारी अगर आप लोगों की एलएलपी बन गई तो अब ये मानिएगा कि एलएलपी के रिगार्डिंग आप लोगों के जितने भी फीचर्स थे जो हमने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़े थे, आज की क्लास में रिवाइज करे थे, वो सारे के सारे फीचर्स, साइलेंट फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, एसेंशियल्स, वो सब कुछ आप लोगों के जो है वो आपके एप्लीकेबल हो जाएंगे ऑन दिस पर्टिकुलर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसको अब हम लोग क्या नाम देंगे, एलएलपी। गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? ये देखिए, अब आपने क्या किया, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने फाइल कर दिए रजिस्ट्रार के पास। अब रजिस्ट्रार के पास आपने इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स जो थे, स्टेटमेंट जो थी, वो सब फाइल कर दी। फाइल कर लेने के बाद अब रजिस्ट्रार विद इन 14 डेज क्या करेगा, आपके दिए हुए सारे डॉक्यूमेंट्स को अपने रिकॉर्ड्स में रजिस्टर कर लेगा और आपको इशू कर देगा। किनको? द पर्सन हु सब्सक्राइब्ड हिज नेम टू द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। बिल्कुल कंपनी वाला है, सब्सक्राइबर्स टू द एमओए। यहाँ पर आप क्या कह रहे हो, सब्सक्राइबर्स टू द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स, जिन्होंने भी साइन किया, उनको इशू कर देगा सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन या फिर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एंड हेंस माय एलएलपी इज नाउ बीन फॉर्म्ड। हो गया मेरी एलएलपी का क्या, बताओ जरा, जन्म हो गया। अब ये परपेचुअल सक्सेशन हो गई है। क्या इफेक्ट रहने वाला है एलएलपी के रजिस्ट्रेशन का? इफेक्ट मैम कुछ ऐसा होगा कि अब ये मान लिया जाएगा, अगर एक बारी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू कर दिया, एक बारी अगर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर दिया, तो बॉस मान लेना अब नाउ इट इज अ कंक्लूसिव एविडेंस कि आपकी एलएलपी का जन्म हो गया। नाउ इट इज अ कंक्लूसिव एविडेंस कि एलएलपी का जन्म हो गया है। ठीक है, अब आप लोग इससे बच के नहीं निकल सकते, तो बनाना पड़ेगा, तो निभाना पड़ेगा। बिजनेस करिए ना, अब तो अच्छी बात है, कुछ फॉर्मेलिटीज हैं जो फुलफिल करते रहो और टाइमली अपना बिजनेस भी करते रहो। कितना फायदा है इसके अंदर, एलएलपी के अंदर आपके सभी पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या है, लिमिटेड है। दे आर लाइबल ओनली टूवर्ड्स द एलएलपी, नॉट टूवर्ड्स द अदर पार्टनर्स, यानी कि ऑल द फीचर्स ऑफ द एलएलपी आर नाउ एप्लीकेबल। एम आई क्लियर विद ऑल ऑफ यू? बोलिए तो। बस इसी के साथ मेरी एलएलपी जो है इसका रजिस्ट्रेशन समाप्त। अब देखिए, मैं कुछ चीजें छोटी छोटी और बताना चाहूंगी और ये चीजें मैं आप लोगों को अभी बुक में मार्क भी करवाऊंगी। आपकी जो एलएलपी आप लोग जो फॉर्म करते हैं, उसका नाम के लिए आप रिजर्वेशन करवाते हैं, जो भी नाम होगा वो नाम के पीछे लिमिटेड वर्ड और एलएलपी वर्ड आप लोगों का मेंशन किया जाएगा, पता ही है आप लोगों को। लॉ मेकर्स कहते हैं आप लोग अगर अपनी एलएलपी बनाते समय जो रिजर्वेशन करवाते हो ना, है ना, रिजर्वेशन करवाते हो, आपने अपनी तरफ से नाम डिसाइड किया, मैंने नाम डिसाइड किया था तहीम एलएलपी, है ना, तहीम एलएलपी। तो ये नाम आपका सही है या गलत है, इसके रिगार्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट अपना ओपिनियन दे सकता है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा कि जो भी नाम
आपने चूज किया है और आप एप्लीकेशन दे रहे हो फॉर द रिजर्वेशन टू द रजिस्ट्रार, अगर वो नाम हमारा अनडिजायरेबल है, अनडिजायरेबल का मतलब क्या है, मान लो वल्गर है, आप उसको प्रोनाउंस नहीं कर सकते हैं, अच्छा नाम नहीं है कि इस सोसाइटी में वो लिया जा सके, या फिर अगर आपका एलएलपी का जो नाम आप डिसाइड करने जा रहे हो वो ऑलरेडी किसी एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फॉर्म, किसी ट्रेडमार्क एलएलपी या बॉडी कॉर्पोरेट से मिलता जुलता है, तो बाबा कंफ्यूजन हो जाएगा ना। वैसे तो मैं पढ़ा चुकी हूँ ये पॉइंट आप लोगों को, मगर मैं अलग से और इसलिए बता रही हूँ बिकॉज आपकी बुक में भी अलग से डिफाइन किया गया है सेक्शन 15 के अंदर, हमने इसको साइड बाय साइड पॉइंट को कर लिया था। इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट थिंक्स, तो वो आपका ये नाम आपको अलॉट कभी नहीं होने देगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने रूल्स के द्वारा बताया हुआ है कि कौन से नाम डिजायरेबल है और कौन से डिजायरेबल नहीं है। सो एलएलपी शुड नॉट हैव एनी नेम इन द ओपिनियन ऑफ द सीजी विच इज अनडिजायरेबल और आइडेंटिकल और सिमिलर टू द पार्टनरशिप, एलएलपी, बॉडी कॉर्पोरेट और रजिस्टर्ड ट्रेड मार्क। आई होप आई एम क्लियर विद ऑल ऑफ यू। ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपकी एलएलपी का कोई ना कोई ऑफिस तो होगा। यार एक बात बताओ, अगर आपका बिजनेस है, मान लो आप ऑनलाइन बिजनेस चलाते हो, आपका बिजनेस ही ऑनलाइन चलता है सारा, तो बाबा वो ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए भी मुझे टेबल, चेयर, लैपटॉप, ये सब चीजें रखने के लिए भी कोई एक प्लेस तो चाहिए, कोई तो एक ऐसी जगह होगी जहां पर आपको डॉक्यूमेंट्स क्या किए जा सके, आपको डॉक्यूमेंट्स भेजे जा सके, आपको डॉक्यूमेंट्स सर्व किए जा सके। देयर मस्ट बी अ प्लेस जहां पे आपकी एलएलपी को, आपके पार्टनर्स को, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स जो है, इनको हम लोग लेटर्स, डॉक्यूमेंट सर्व कर सकें। जैसे सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है, ईमेल के थ्रू तो आ ही जाएगा, हार्ड कॉपी भी भेजेगा ना रजिस्ट्रार, तो कौन से एड्रेस में भेजे। अब मानो 15 डायरेक्टर्स हैं, 15 मेरे पार्टनर्स हैं, तो सबके घरों में थोड़ी ना भिजवाएगा, एलएलपी का कोई अपना एक अलग से एड्रेस होगा, कोई एक अलग से एड्रेस होगा, वो आप डिसाइड कर सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और उसको अगर आप लोग चाहें टाइम टाइम पर चेंज भी करवा सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप जो भी एड्रेस होगा, जो भी चेंजेस होंगे, बस टाइम टाइम पर दे आर रिक्वायर्ड टू बी नोटिफाइड टू दी रजिस्ट्रार, आपको नोटिफाई करवाना पड़ेगा, नोटिस में डालना पड़ेगा रजिस्ट्रार के, ये मेरा ऑफिस है। मानो 1 साल बाद आपने चेंज कर दिया, लो जी ये मेरा ऑफिस चेंज हो गया, नोटिफाई कर दो। फॉर्म्स दिए गए हैं कौन सी साइट पर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में, फॉर्म फाइल करो और काम चलाओ। अरे यार जैसे हमारे एग्जाम्स में होता है, आप लोग अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भर दिया और आपने डिसाइड कर लिया जी मुझे इस लोकेशन में, इस एरिया का में मुझे पेपर देना है, तो आप अपनी एग्जाम की जो लोकेशन है, अपना जो एग्जामिनेशन सेंटर है, उसको चेंज कर सकते हो ना, ऑप्शन होता है। सेम चीज है यहाँ पर, क्या दिक्कत है। बस इनकॉर्पोरेशन रिलेटेड आपके मैटर्स हमारे समाप्त। अब मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने आपको बुक में से यहाँ पर मैंने आपको क्या क्या करवा दिया अभी तक। अभी मैं एक छोटा सा कंसेप्ट और करवाऊंगी वाइंडिंग अप का, फिर क्लास वाइंड अप करते हैं। पेज नंबर 1 हमारा पूरा हो गया, 2 हमारा पूरा हो गया, 3 पेज नंबर, ये जो आपका 3rd पेज नंबर है ना, इसको मैंने साइड बाय साइड थोड़ा थोड़ा करवा दिया है, रीडिंग में इसकी बाद में करा दूंगी आपको बाद में। ठीक है, पॉइंट नंबर पेज नंबर 4, इसमें मैंने आपको बताया था पार्टनर्स कौन होते हैं, है ना। पार्टनर्स कौन होते हैं मैम, पार्टनर्स कोई इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, कोई बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकती है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस ये ध्यान रखना वो अनसाउंड माइंड के नहीं होने चाहिए, वो आपके अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट नहीं होने चाहिए, या फिर मानो अभी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर तो नहीं हुआ है मगर उनका केस चल रहा है, जब तक केस डिसाइड नहीं हो जाता हम उस इंसान का स्टेटस बता नहीं सकते कि वो सॉल्वेंट है या इंसॉल्वेंट है, तो उसको भी हम तब तक डिस्क्वालिफाइड मानकर चलते हैं। ये डिस्क्वालिफिकेशंस हैं, ये नहीं होनी चाहिए आपके अंदर, ये होंगी तो पार्टनर नहीं बन पाओगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5। और मैं बता दूं, इसमें से आप लोगों का क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने शायद बताया भी था आपको। हाँ जी, आरटीपी 2019 में आप लोगों का इसमें से आरटीपी 2019 में इसमें से क्वेश्चन आया है। आरटीपी हम साइड बाय साइड भी कर रहे हैं और मैं पूरा आपको अलग से एक बारी दिखा भी दूंगी जब हम हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर, जो कि लास्ट लेक्चर है आप लोगों का एलएलपी का। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स हमारे पास कितने होंगे मैम, 2 होंगे। ठीक है, अगर 2 से रिड्यूस हो गए ना तो 6 महीना तो आप बिजनेस चला सकते हो, उसके बाद नहीं चला पाओगे। उसके बाद अगर आपने बिजनेस चलाया तो आपके, मानो मेरे पास 2 पार्टनर्स थे, एक की डेथ हो गई, अब यही समझ में आता है आपके हाथ में नहीं था, ठीक है, डेथ हो गई, कोई बात नहीं, अब एक ही पार्टनर बचा है, अब उसकी जिम्मेदारी है कि वो एलएलपी के अंदर और पार्टनर्स को लेकर आए, और उसको हम समय भी दे रहे हैं पूरे 6 मंथ्स का। अगर इस 6 मंथ्स के अंदर अंदर इसने इस पॉइंट को कवर अप नहीं किया ना, अगर इन्होंने नया पार्टनर नहीं लेकर आए, तो ये मानकर चलिएगा आपकी एलएलपी जो है, इसमें पार्टनर, वो जो एक इंडिविजुअल पार्टनर था ना, वो फिर पर्सनली लायबल हो जाएगा।
फिर लिमिटेड लाइबिलिटी वाला पॉइंट वो फीचर हट जाएगा। अच्छा, सेक्शन 7 कर चुके हैं, डेजिग्नेटेड पार्टनर की मिनिमम 2 होने चाहिए। सभी पार्टनर्स में से आप चूज करते हो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, एंड वन ऑफ whom should be a resident of India. रेजिडेंटशिप कैसे पता लगती है? He should have resided for not less than का मतलब क्या है? मिनिमम for 182 days during the immediately preceding 1 year. Now LLP में जो आपका डेजिग्नेटेड पार्टनर होगा वो कोई ना कोई इंडिविजुअल होगा, या फिर मान लो अगर आपका पार्टनर बॉडी कॉर्पोरेट है तो उसका कोई नॉमिनी आपका डेजिग्नेटेड पार्टनर बनेगा। नेक्स्ट, फीचर्स करवा दिए, पेज नंबर 4.5 पूरा हो गया, मार्किंग कर लेना पेज के ऊपर भी, स्टार्टिंग में भी ऐसे, ठीक है, कि ओके हो गया। दैट विल गिव यू अ कॉन्फिडेंस नेक्स्ट टाइम जब आप पढ़ने बैठोगे कि हाँ यार हमने किया है और बहुत अच्छे से किया है। ठीक है, बहुत ही अच्छे से किया है। सो इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी, अब ये देखो इनकॉर्पोरेशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट, कोई भी बिजनेस करोगे लॉफुल पर्पस के लिए करोगे और इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स आप अपने फाइल करोगे, सेक्शन 11। अच्छा, इसके अलावा इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको एक स्टेटमेंट फाइल करनी पड़ेगी। ए पॉइंट कहता है कि लॉफुल बिजनेस होना चाहिए फॉर द प्रॉफिट पर्पस ओनली। बी पॉइंट कहता है इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट्स फाइल करो। सी पॉइंट कहता है स्टेटमेंट भी फाइल करो। स्टेटमेंट जो होगा वो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स के साथ फाइल होगी, और स्टेटमेंट जो है वो किसके द्वारा दी जाएगी? एडवोकेट, सीएस, सीए, सीएमए, कॉस्ट अकाउंटेंट, ठीक है ना, इनके द्वारा आपकी जो है साइन करी जाएगी बाय वन हु हैज सब्सक्राइब्ड हिज नेम टू दी इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। यानी कि उस स्टेटमेंट के ऊपर या तो सीए, सीएस, सीएमए के साइन होंगे, प्लस एंड इसके अलावा किसी भी एक होने वाले पार्टनर का सिग्नेचर होगा बाय एनी वन who has subscribed his name to the incorporation document. Now, और उसमें लिखना क्या है आपको स्टेटमेंट में? that all the requirements of this act and the rules made thereunder have been complied with. Okay, now in respect of incorporation and matters precedent and incidental thereto, मतलब जो भी मिलते जुलते हमारी फॉर्मेलिटीज है हमने सबको फुलफिल किया है। नेक्स्ट, द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स में देखो ये सारी डिटेल आ गई, ठीक है, फॉर्म आ गया, नेम आ गया, प्रपोज्ड विटनेस, एड्रेस, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की अलग से डिटेल्स आपको देना पड़ेगा। अब सुनो मेरी बात, अगर आपने कोई भी इंफॉर्मेशन फॉल्स दी ना, तो छोड़ेंगे नहीं। क्या किया जाएगा? मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? बोलिए क्या सलूक किया जाए आपके साथ? समथिंग लाइक दैट, है ना, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, ऐसा कुछ था ना। क्या था इसके अंदर? हर वो इंसान जिसने स्टेटमेंट गलत दी है, आ गए आपके सीएसीएस एंड सीएमएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, फंस जाओगे अगर गलत आपने अपनी तरफ से ऑथेंटिकेशन किया तो। he will be punishable with imprisonment for a term which may extend to 2 years. So ये extend to 2 years का मतलब है मैक्सिमम सजा 2 साल की हो सकती है, होने को 6 महीने को भी जा सकते हो, 9 महीने को भी जा सकते हो, 12 महीने को भी, 1.5 साल को भी, 2 साल को भी, मैक्सिमम 2 साल, ठीक है। एंड विद अ फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 10,000 एंड बट विच में एक्सटेंड टू 5 लाख। मिनिमम फाइन कितना? 10,000 का, एंड मैक्सिमम कितना? 5 लाख का। अब आप कहोगे मैम कोई बात नहीं 10,000 का फाइन दे देंगे, मगर गलती जरूर करेंगे। बाबा जब कंटिन्यूअसली ऐसी गलतियां करते रहोगे ना, कुछ टाइम बाद डिग्री छीन ली जाएगी, बिकॉज ये मान लिया जाएगा यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल इनफ टू हैंडल योर प्रोफेशन, ठीक है। अब ये देखो इनकॉर्पोरेशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आपने सारे फाइल कर दिए, तो फाइल कर देने के बाद विद इन 14 डेज आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार रिकॉर्ड कर लेगा और आपको इश्यू कर देगा सर्टिफिकेट ऑफ LLP। गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? ये सारी चीजें अब आपकी कॉमन सील अगर आपको चाहिए तो रखो, नहीं चाहिए मत बनवा, नहीं चाहिए मत बनवाओ, बिना कॉमन सील के चल जाएगा। साइन तो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कर ही देंगे। आपका जो इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो क्या है? इट इज अ कंक्लूसिव एविडेंस। अच्छा, रजिस्टर्ड ऑफिस आपका कुछ ना कुछ होगा, कोई ना कोई ऑफिस तो होगा ना यार, जहां पर आपको सारे डॉक्यूमेंट सर्व किए जाएंगे, सारी आपके साथ कम्युनिकेशंस की जाएंगी। दूसरा ये, ताकि जहां पर आपको डेजिग्नेटेड पार्टनर्स को, LLP को, इन सबको हम डॉक्यूमेंट सर्व कर सके, सेंड कर सके। कैसे सेंड करोगे मैम? बाय पोस्ट कर सकते हैं, बाय पोस्ट में कुरियर सर्विसेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, रजिस्टर्ड पोस्ट आपकी हो गई, स्पीड पोस्ट हो गई। हमारे पास कोई ना कोई एड्रेस तो होना चाहिए, और इस एड्रेस को आप लोग टाइम टू टाइम चेंज भी कर सकते हैं, बस रजिस्ट्रार को बताते रहिएगा, नोटिफाई करते रहिएगा। अगर आपने इस सेक्शन को कंप्लाई नहीं किया देन
मिनिमम फाइन 2000 का, मैक्सिमम कितना 25,000 का। इसके लिए जेल नहीं जाना पड़ेगा। तो मतलब कर लेंगे ना मैडम गलती? हाँ, पैसा तो पेड़ पर उग रहा है ना आपके, मेहनत करनी पड़ती है। क्यों करने ऐसे काम? इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। एलएलपी बना रहे हो तो बाबा जानो ना फिर इन सब चीजों के बारे में, और जो नहीं जानते हो तो कोई लीगल एक्सपर्ट रखो, प्रोफेशनल्स हायर करिए फॉर श्योर। अब देखिए, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, एलएलपी अपने नाम से किसी को सू कर सकती है, कोई उसको सू कर सकता है, अपने नाम से प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकती है, होल्ड कर सकती है, ठीक है। इसके अलावा सारे काम वो कर सकती है जो एक नॉर्मल बॉडी कॉर्पोरेट करती है लॉफुली। इसकी कॉमन सील होगी बट दैट इज नॉट एट ऑल कंपल्सरी, ठीक है। ये नेम वाला पॉइंट सेक्शन 15 भी मैंने आपको करवा दिया कि एवरी एलएलपी के नाम के पीछे लिमिटेड लाइबिलिटी वर्ड होगा, ठीक है, पार्टनरशिप या एलएलपी होगा। बस ध्यान रखना, जिस भी नाम से आप कंपनी अपनी एलएलपी बनाने जा रहे हो, वो नेम बच्चे अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए, या फिर किसी एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फॉर्म, एलएलपी, बॉडी कॉर्पोरेट या ट्रेडमार्क से सिमिलर या आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए। रिजर्वेशन वाला पॉइंट मैंने आपको समझा दिया ऑलरेडी कि रिजर्वेशन नाम का कैसे करवाना होगा। रिजर्वेशन करवाओ या चेंज करवाओ, दोनों में आपका सेम प्रोसीजर फॉलो होगा। जहां तक मुझे याद आ रहा है, इसके ऊपर भी आप लोगों का क्वेश्चन पूछा गया है। हाँ जी, जब भी आप अपना नेम चेंज करते हैं, मई 2020 का क्वेश्चन है, देखिए कि जब भी आप लोग नेम चेंज करेंगे ना, तो वो आपका किस तरीके से नेम आप चेंज कर सकते हैं। लॉ मेकर्स कहते हैं अगर आपको अपनी मर्जी से नेम चेंज करना है तो फिर वही प्रोसीजर फॉलो करो जो इनकॉर्पोरेशन में किया था। लेकिन अगर आपके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट दबाव डालती है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि आपको रजिस्ट्रार से जो नेम मिला है ना वो गलती से मिल गया, वो आपको मिलना नहीं चाहिए था, तो सीजी आपको ऑर्डर्स देगी। अब बेटा ऑर्डर्स हैं, मानने तो पड़ेंगे, चाहो तो भी ना चाहो तो भी। कितने टाइम के अंदर अंदर? 3 महीने के अंदर अंदर। इसी के साथ सेक्शन नंबर 17 मेरा समाप्त। सिंपल है, नेम चेंज करना है वॉलेंट्री कर सकते हो। कौन सा प्रोसीजर फॉलो करेंगे मैम? वही इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे जो किया था, नाम सेलेक्ट करो, फिर रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन दो, उसको बताओ कि मेरी एलएलपी ऑलरेडी है मगर मुझे ये नाम इसका चेंज कराना है, समझ रहे हो। लेकिन एक होता है कंपलसरी चेंज ऑफ नेम। कंपलसरी चेंज ऑफ नेम कब होगा? जब किसी का प्रेशर होगा, किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट का। इट मे डायरेक्ट सच एलएलपी टू चेंज इट्स नेम एंड द एलएलपी शैल कंप्लाई with the said directions within 3 months after the date of the directions। समझ रहे हैं? या फिर अगर एलएलपी, अगर आपको सीजी और ज्यादा टाइम दे देती है तो ठीक है भाई, आपकी किस्मत अच्छी है। कोई मजबूरी भी हो सकती है ना कि आप 3 महीने में नाम चेंज नहीं कर पाए, तो आप सीजी को अप्रोच कर लो। अच्छा नेक्स्ट, एलएलपी। एलएलपी अगर ये प्रोविजंस भी फॉलो नहीं करे तो मिनिमम 10,000 का एंड मैक्सिमम 5 लाख का फाइन। फाउंडेशन लेवल पर ना ये पेनल्टीज और इम्प्रिजनमेंट वगैरह याद करना कंपलसरी नहीं है। कर लेते हो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज कंपलसरी नहीं है। देखिए ये नेक्स्ट, ये पेज भी हमारा हो गया। पेज नंबर 3 को छोड़कर ऑलमोस्ट मैं अपने पूरे 9 पेजेस कवर अप कर चुकी हूँ। पेज नंबर 10 अभी करना है। अब ये पॉइंट्स हम लोगों ने अभी करने हैं, ठीक है। इसके बाद अब मैं आपको करवाने जा रही हूँ फाइनली एक छोटू सा कंसेप्ट जिसका नाम है वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन। बस ये कंसेप्ट मैं आपको करवाऊंगी, इट विल नॉट टेक मोर देन 10 मिनट्स एंड इस कंसेप्ट के साथ ही हम लोगों की आज की क्लास वाइंड अप हो जाएगी, ठीक है। मुश्किल नहीं है गाइस, just trust me and read the things the way I have told you, the way I have guided you, I have advised you। See, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरी सारी एडवाइसेस बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है, बट यस हम लोग अपने एक्सपीरियंस से ये एडवाइसेस आपको देते हैं। एंड ऑब्वियसली अगर आप और इससे अच्छा कर सकते हैं तो करिए ना, मगर जो एडवाइसेस हम दे रहे हैं एटलीस्ट आप उनको फॉलो करने की कोशिश तो करिए, उसका और बेस्ट वर्जन आप लोग खुद निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए, सुनो तो, वाइंडिंग अप। मैम वाइंडिंग अप कैसे होगा? बहुत छोटी सी कहानी है। अब मैम आपने बीच में मैनेजमेंट की चीजें मैंने अभी आपको नहीं बताई, मैं बताऊंगी। अभी मैंने सिंपल ये बता रही हूँ कि एक इनकॉर्पोरेशन कैसे हुआ और वाइंडिंग अप कैसे हो रहा है। अब इनकॉर्पोरेशन और वाइंडिंग अप के बीच में पार्टनर्स के क्या रिश्ते होंगे एक दूसरे के साथ, एलएलपी के साथ,
कन्वर्जन्स कैसे होगा, वो सब चीजें हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फाइन। सो वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन, लॉ कहता है आप अपनी मर्जी से करना चाहते हो वाइंडिंग अप कर लो, मर्जी से करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप मर्जी से नहीं करना चाहते हो, आप क्या चाहते हो कि ट्रिब्यूनल जो है ना, ट्रिब्यूनल वो आपका एलएलपी का डिसोल्यूशन करवाए, उसका वाइंडिंग अप करवाए, तो क्या होगा? ट्रिब्यूनल का मतलब क्या है यहाँ पर? कोर्ट। तो कोर्ट के पास कब कब पावर है कि वो एक बनी बनाई एलएलपी को डिसॉल्व करवा सकता है, वाइंडिंग अप में डाल सकता है और फाइनली उसको डिसॉल्व करवा सकता है। कब कब पावर्स हैं बताए तो आप? अगर आपके एलएलपी खुद अप्रोच करती है कोर्ट को, ट्रिब्यूनल को खुद अप्रोच करती है और कहती है कि जैसे मानो मेरी एलएलपी चल रही है, तहीम्स एलएलपी, ठीक है, इसमें एक तो मैं हूं, एक है हमारी मनमीत, एक है हमारे साम्या, प्रिया हो गई, देव हो गए, काफी सारे हम लोग पार्टनर्स हैं, काफी सारे, ठीक है। अभी हम लोग अपनी मर्जी से करना चाहे वॉलंटरी वाइंडिंग अप तो मर्जी से कर लो, फॉर्म्स हैं फिल करो और वाइंडिंग अप करा लो, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज करिए, हो जाएगी एलएलपी खत्म। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं जी कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट चाहिए, बिकॉज मानो हम लोगों में आपस में पटती नहीं है, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है, तो हम लोगों ने मिलकर डिसाइड करा ऐसा करते हैं, कोर्ट के पास चलते हैं, ट्रिब्यूनल के पास चलते हैं, ट्रिब्यूनल जैसे कहेगा उस तरीके से एलएलपी का वाइंडिंग अप करवा देंगे। समझ रहे हैं? तो हमने अप्रोच किया, यहाँ पर भी हमने अप्रोच किया एलएलपी को, हमने अप्रोच किया है ट्रिब्यूनल को, तो ट्रिब्यूनल जो है आपकी एलएलपी का वाइंडिंग अप करा रहा है। अच्छा, एक होता है वाइंडिंग अप जब आपके नंबर ऑफ पार्टनर्स जो है ना दे आर रिड्यूस्ड बिलो 2, और आप अपने इस ये बात हो चुकी है फॉर अप टू 6 मंथ, 6 महीने हो गए, 6 मंथ्स हो गए, अभी तक भी आपकी जो वो जो स्टैट्यूटरी लिमिट थी आपने उसको इंक्रीज नहीं किया, तो ऐसे केसेस में क्या होगा बोलो तो? लॉ मेकर्स कहते हैं द नंबर ऑफ पार्टनर्स आर रिड्यूस्ड बिलो 2 एंड इफ यू आर कैरिंग आउट योर बिजनेस फॉर मोर देन 6 मंथ्स, अप टू 6 मंथ्स है तो ठीक है, 6 महीने का समय मिल रहा है, डिसाइड कर लो। नहीं कर पाए, नया बंदा ले आओ, नया पार्टनर ले आओ, नहीं ले पग लेकर आए ना, आफ्टर 6 मंथ जो वो एक अकेला पार्टनर बचा है उसकी लाइबिलिटी तो बेटा अनलिमिटेड हो ही जाएगी। इसके साथ साथ आपकी ट्रिब्यूनल जो है वो ये भी ऑर्डर्स दे सकता है कि बाबा इस एलएलपी को वाइंड अप करो, क्योंकि एलएलपी में तो मिनिमम पार्टनर्स कितने होने चाहिए? दो, दो तो है नहीं, तो खत्म करो ना, और जो बचा हुआ वो एक पार्टनर था उसकी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी? अनलिमिटेड। गेटिंग माय पॉइंट? या फिर मानो एलएलपी अपने डेब्ट्स नहीं चुका पा रही है, कर्जे इतने ज्यादा हो गए हैं वो नहीं चुका पा रही है, तो ट्रिब्यूनल ऑर्डर्स पास कर सकती है आप अपनी एलएलपी को खत्म करें, ये आगे नहीं बढ़ाई जा सकती, ठीक है। या फिर आपकी जो एलएलपी है ना वो आपके भारत की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो आपकी पावर्स है, उसकी जो इंटीग्रिटी है, उसकी जो सोवरेनिटी है, उसके अगेंस्ट चल रही है, मतलब इट इज वर्किंग अगेंस्ट द सिक्योरिटी, ये पब्लिक ऑर्डर्स के अगेंस्ट ही जा रही है एलएलपी आपके, प्रॉपर तरीके से ये आपकी इंडिया में काम नहीं कर पा रही, और जो कर रही है ना तो इट इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम फॉर द पब्लिक एट लार्ज, फॉर द इंडियन गवर्नमेंट, देन ऑल्सो द ट्रिब्यूनल विल हैव द राइट टू वाइंड अप योर एलएलपी। नेक्स्ट, अगर आपने जो वो डॉक्यूमेंट्स याद है मैंने बोला था फाइल करने के लिए, अगर 5 साल लगातार ऐसा हुआ कि आपने अपने स्टेटमेंट्स, आपने कौन से वो डॉक्यूमेंट्स थे याद करो, मैंने डिफरेंसेस में पढ़ाए थे, एक बार इसमें दिखा देती हूँ, वैसे नेक्स्ट क्लास में ये इन डिटेल बताऊंगी, वो आपके प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी जो मैंने डिफरेंसेस करवाते समय समझाए थे, इसके अलावा आपके एनुअल रिटर्न, अगर आपने फाइल नहीं करी, लॉ मेकर्स कहते हैं 1 साल फाइल नहीं करो चलो चल गया, 2 साल फाइल नहीं करी वो भी चल गया, यार 5 साल हो गए, मजाक है क्या? खत्म करो इस एलएलपी को, वी कांट ट्रस्ट यू, पता नहीं क्या कर रहे हो इस एलएलपी के अंदर, क्या नहीं कर रहे हो। 5 साल लगातार, 5 कॉन्जिक्यूटिवली, 5 कॉन्जिक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर्स हो गए और आपने अभी तक भी नहीं किया। अगर अब फाइलिंग ऑफ दी अकाउंट्स, सॉल्वेंसी, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी एंड द एनुअल रिटर्न, वो भी एक कारण हो सकता है जब एलएलपी में बी वाउंड अप बाय द ट्रिब्यूनल। नेक्स्ट, अगर और इसके अलावा कोई भी रीजन जो ट्रिब्यूनल को सही लगता है, जस्ट एंड इक्विटेबल, अगर ट्रिब्यूनल को कोई भी रीजन, जैसे मानो अगर ट्रिब्यूनल को ये लगता है कि यार ये एलएलपी में तो लॉसेस पे लॉसेस ही हुए जा रहे हैं, अब भाई माना पैसा पार्टनर्स का लगा हुआ है, मान लिया, लेकिन रिसोर्सेज तो सोसाइटी के ही लग रहे हैं, तुम रिसोर्सेज यूज कर रहे हो लॉस करा रहे हो, यूज कर रहे हो लॉस करा रहे हो,
ट्रिब्यूनल ने कहा खत्म करो, तुमसे ना हो पाएगा। ठीक है, सो गाइज आई एम श्योर आप सबसे जरूर हो पाएगा। एक चीज, if you guys are having my number, do share your feedback in the group, and also do share your feedback in the comment box below. Till the time, have a very nice day. Last video LLP की मैं जल्दी लेकर आऊंगी आप लोगों के लिए, and हमारा फिर LLP ओवर हो जाएगा। Have a nice day everyone.